मिलिए चिन फन से, एक आम कॉर्पोरेट स्लेव जो बस अपनी लाइफ काट रहा है, रोज की तरह सुबह का कम्यूट। भला क्या गलत हो सकता है? लेकिन तभी एक बंदा उसे धक्का मार देता है और वो सीधा एक औरत के चेस्ट में जा गिरता है। उस औरत का एक बॉयफ्रेंड था और हमारे लड़के को पता चल गया कि अब वो पूरी तरह से कुक्ड। एक जोरदार पंच पड़ता है और वो सीधा उड़ता हुआ जाता है। वो लड़खड़ाते हुए सड़क की तरफ गिरता है और सामने से आती कार उसे कुचल देती है। डेथ बाय एक्सीडेंटल मोटर बोटिंग। क्या मौत मिली है? लेकिन कहानी यहाँ से इंटरेस्टिंग होती है। हमारा लड़का हंगू नाम की एक मिस्टीरियस कल्टिवेशन वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होकर जाता है और जैसे ही वो अपने जुड़वा भाई को लात मारता है, एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि उसने विलन पॉइंट्स कमाए हैं। पता चलता है कि उसका भाई चोजन वन है, यानी इस दुनिया का प्रोटैगनिस्ट, और प्रोटैगनिस्ट के पास रहने वाले अक्सर मुसीबत में फंसते हैं। तो किनफैन डिसाइड करता है कि उसे बहुत हार्ड कल्टिवेशन करना होगा ताकि उसका भाई जो भी तबाही मचाए वो उससे बच सके। अब चलिए फैमिली से मिलते हैं। उसकी माँ माउंट टेबी की सबसे बड़ी सेंट और वो बहुत ही गॉर्जियस है। किन फैमिली के पास एक सीक्रेट मैजिक लिक्विड है जो बच्चों को पैदा होते ही कल्टिवेशन में भारी बूस्ट देता है। इसके बस एक बाउल की कीमत एक होटल स्वीट से भी ज्यादा है। तो हमारा प्रोटैगनिस्ट अभी से एक लग्जरी लाइफ जी रहा है। रही बात उसके पिता क्यूइंटियन की, जो फैमिली हेड है, तो किनफंग उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन अब बारी है मेन इवेंट की। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी एबिलिटीज दिखाने के लिए तैयार है। ग्रेट एम्परर एबिलिटी हेलो एक्टिवेट होता है, जिससे उसे हर चीज पर 10 फोल्ड बोनस और एक डिवाइन लेवल टेक्निक मिलती है। देखने वाला हर कोई दंग रह जाता है। उसे हेवंस पियरलेस प्राइड और अब तक का सबसे बड़ा जीनियस कहा जाने लगता है। उसके पिता को उस पर बहुत गर्व है, लेकिन किनफंग सोच रहा है कि ये लोग बहुत शोर मचा रहे हैं। तो चिढ़ने पर वो क्या करता है, अपने भाई को पीट देता है ताकि उसका मन शांत हो सके। जाहिर है वो अपने रोते हुए भाई को समझाता है कि उनकी किस्मत में दुश्मन बनना लिखा है, दी चोजन वन वर्सेस द डेस्टिन्ड विलन। तो ये बस बिजनेस है। हर बार जब वो चोजन वन को मारता है उसे विलन पॉइंट्स मिलते हैं और हमारे लड़के को ये सिस्टम बहुत पसंद आ रहा है। कोक वूम्ब के अंदर 3 साल बीत जाते हैं क्योंकि इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में उन्होंने बर्थ को 100 साल के लिए डिले कर दिया था और किनफोंग पूरे समय विलन पॉइंट्स फार्म कर रहा है। अब फाइनली उसके जन्म का समय आ गया है और उसका बेचारा भाई पूरी तरह से सदमे में लग रहा है। माँ लेबर पेन में है और मेड्स उन्हें चीयर कर रही हैं। दूसरी तरफ पिता बाहर किसी नर्वस इंसान की तरह चक्कर काट रहे हैं और तभी कमरे में पहली चीख गूंजती है। पिता चिल्लाते हुए अंदर आते हैं कि उनका बेटा किनफन पैदा हो गया है। मेड उस खुश पिता को बच्चा थमाती है, लेकिन चिनफोंग अपने डैड का चेहरा देखते ही सोचता है, छी कितना बदसूरत है, उम्मीद है मैं इसकी तरह न दिखूं। वो अपने पिता को मारना शुरू कर देता है और सिस्टम उसे बाप बेटे के रिश्ते को नुकसान पहुंचाने के लिए 2 विलन पॉइंट्स देता है। लेकिन रुकिए, सिर्फ 2 पॉइंट्स। सिस्टम समझाता है कि विलन पॉइंट्स डिफिकल्टी पर बेस्ड होते हैं और अपने डैड की बेइज्जती करना इजी मोड। तो किनफैंग अपना सब कुछ लगा देता है अपने पिता पर अटैक करने में, जिन्हें लगता है कि उनका बेटा बस एनर्जेटिक है। डैड उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे कि इसमें ग्रेट एम्परर वाला टैलेंट है। तभी मिडवाइफ एक बम फोड़ती है। अंदर अभी एक और बच्चा है, ये ट्विंस है। मिडवाइफ दूसरे बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि दूसरा बच्चा फिलहाल बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। हु को गुस्सा आ रहा है और वो अभी भी अपने पिता को पीट रहा है। बाहर आने के लिए तैयार नहीं है से तुम्हारा क्या मतलब है? वो इस अजीब फंतासी वर्ल्ड के लॉजिक पर चिल्लाने लगता है। अगर उसका भाई पैदा ही नहीं होगा तो वो बड़े विलन पॉइंट्स कैसे फार्म करेगा? आखिरकार मेड बच्चे को ले लेती है ताकि पिता थोड़ा रेस्ट कर सके। वो उसे कुछ खिलाने की कोशिश करती है पर वो मना कर देता है। वो तो बस अपने भाई के बाहर आने की डिमांड करने में बिजी है। वो अपने भाई के बाहर आने के लिए चिल्लाता है और अचानक सिस्टम उसे क्वेश्चन ऑफ लव टास्क पूरा करने के लिए 50 विलन पॉइंट्स दे देता है। रुको, सिर्फ उसके लिए 50 पॉइंट्स? हमारा प्रोटैगनिस्ट सच में हैरान है। पता चलता है कि एक खूबसूरत औरत के पास रहना इस दुनिया में एक विलन अचीवमेंट माना जाता है और तभी किनफंग को एहसास होता है क्या यही एक विलेन होने का असली मजा है। इधर किन फैमिली के गार्डन में हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी टॉडलर लाइफ एंजॉय कर रहा है और ये गेम क्या है? सारी मेड्स उसे ऐसे पुकार रही हैं जैसे वो किसी हारेम एनिमे का मेन कैरेक्टर हो। हमारा लड़का आंखों पर पट्टी बांधकर सिस्टर जू यू का पीछा कर रहा है, जो कि सच में बहुत गॉर्जियस है और वो उसे पकड़ लेता है क्योंकि जाहिर है हमारा प्रोटैगनिस्ट
प्रोटैगनिस्ट कभी कुछ नहीं हारता। वो उनसे कहता है कि वो हार गई और सिस्टम उसे एक जेंटलमैन मिशन पूरा करने के लिए 200 विलन पॉइंट्स देता है। अब किनफंग सोच रहा है कि कुछ बड़ा करने के लिए इतने पॉइंट्स काफी होने चाहिए। उसके स्टेटस में 30,000 से ज्यादा विलन पॉइंट्स जमा हो चुके हैं और वो ची एंड ब्लड रियल्म के 9वें स्टेज पर है। इस दुनिया में कल्टिवेशन ची एंड ब्लड से शुरू होकर सीधा एथेरियल तक जाता है, जिसमें हर एक के 9 स्टेजेस होते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी एनर्जी को चैनल करना शुरू करता है और अब चीजें सीरियस होने वाली है। वो ऐलान करता है कि अब कमेंसमेंट रियल्म में ब्रेक थ्रू करने का समय आ गया है और पावर फटने लगती है। और बस ऐसे ही हमारे 3 साल के बच्चे ने खेल खेल में कमेंसमेंट रियल्म हासिल कर लिया है। हर कोई कंफ्यूज है कि अभी हुआ क्या, यहाँ तक कि किनफन भी, जिसने शायद कुछ ज्यादा ही कर दिया। लेकिन वो तुरंत सिस्टर बू से गले मिलने की डिमांड करके रिकवर कर लेता है, क्योंकि विलन पॉइंट्स किसी का इंतजार नहीं करते। और सिस्टर बू खुशी खुशी मान जाती है, क्योंकि इतने अडोरेबल यंग मास्टर को भला कौन मना कर सकता है। हमारा लड़का सीधा किस के लिए जाता है और लव्स किस पूरा करने के लिए उसे 50 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। मेड्स उसे टोकती हैं कि वो जब चाहे लड़कियों को किस नहीं कर सकता, लेकिन वो उसे छोड़ देती है क्योंकि वो अभी सिर्फ 3 साल का है। किनफन नाटक करते हुए कहता है, सही बात है, एक 3 साल का बच्चा भला ये सब बातें कैसे समझ सकता है। फिर वो सिस्टर बू के साथ सोने की जिद करता है और वो मान जाती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट तो हारेम राउट को स्पीडन कर रहा है। दूसरी तरफ ग्रेट सिया डायनेस्टी में सम्राट अपनी बेगम के साथ रोमांस कर रहे हैं, लेकिन तभी उन्हें कुछ महसूस होता है और वो तुरंत जानना चाहते हैं कि अभी अभी किसने ब्रेक थ्रू किया है। वो अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस छोड़ते हैं और इस आदमी से बिल्कुल मेन विलन वाली एनर्जी आ रही है। वो पहचान लेते हैं कि ये किन फैमिली का वही टैलेंटेड बेटा है, मतलब हमारा लड़का अब उनकी नजर में आ गया है। सम्राट ऐलान करते हैं कि 3 साल की उम्र में कमेंसमेंट रियल्म पहुंचने वाले बच्चे को जिंदा रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन वापस किन फैमिली में मेड्स वुमेन्स बाथ हाउस में एंजॉय कर रही है और बेहद खूबसूरत लग रही है। और दरवाजे से कौन झांक रहा है। हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक और जेंटलमैन्स मिशन के लिए 100 पॉइंट्स मिलते हैं। वो जोर देता है कि अगर सिस्टम का मिशन न होता तो वो कभी न झांकता। तभी सिस्टर बू को चिढ़ाने का एक नया क्वेस्ट आता है जब वो नहा रही होती है। वो भड़क जाता है कि सिस्टम उसे समझता क्या है, लेकिन तभी एक और मिशन जुयू के साथ नहाने के लिए 500 पॉइंट्स ऑफर करता है। और बस हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है चलो खैर, और बिना सोचे कपड़े उतारना शुरू कर देता है। वो सीधा सिस्टर बू के साथ बाथ में कूद जाता है, जो पूरी तरह हैरान रह जाती है। वो चौंक कर उस पर पानी डालती है, फिर भी सिस्टम उसे जेंटलमैन्स मिशन के लिए 200 पॉइंट्स दे देता है। फिर वो सिस्टर जुयू से पूछता है कि क्या वो उसके साथ नहा सकता है, और वो हिचकिचाती है क्योंकि उन्हें दाल में कुछ काला लग रहा है। लेकिन ब्लॉन्ड मेड कहती है बिल्कुल, क्यों नहीं, और उसके कपड़े उतारने में मदद करने लगती है जैसे ये एकदम नॉर्मल हो। सारी मेड्स मान लेती हैं कि वो सिर्फ 3 साल का बच्चा है, तो उसे भला क्या ही पता होगा। और हमारा प्रोटैगनिस्ट इस बात का पूरा मजा ले रहा है। वो मन ही मन सोचता है कि विलेन वाली लाइफ ही असली लाइफ है। बाद में किनफन सिस्टम शॉप में अनकंस्ट्रेन्ड फैंटोम नाम का एक स्किल चेक करता है, क्योंकि उसका भाई जल्द ही आने वाला होगा। वो ट्रेनिंग शुरू करता है ये कहते हुए कि एक भेड़िए के पास मजबूत दांत होने चाहिए और एक भेड़ के पास मजबूत टांगे। चूंकि उसका भाई हेवंस चोजन वन है, तो किनफंग डिसाइड करता है कि वो पूरे रेल्म का सबसे तेज आदमी बनेगा, ताकि जब चीजें खराब हो तो वो तुरंत भाग सके। और ईमानदारी से कहें तो ये एक सॉलिड विलेन वाली प्लानिंग है। हमारा लड़का अपनी इस जीनियस एस्केप स्ट्रेटजी पर एक असली विलेन की तरह पागलों की तरह हंस रहा है। 3 दिन बीत जाते हैं और आसमान में एक दिव्य संकेत दिखता है, जिससे पता चलता है कि उसका वो कमीना भाई फाइनली पैदा हो रहा है। लेकिन तभी उसे अपनी तरफ आती हुई कोई खतरनाक चीज महसूस होती है और उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है। एक पर्पल एनर्जी ब्लास्ट उसकी तरफ उड़ता हुआ आता है और हमारे लड़के को पूरी स्पीड से उसे चकमा देना पड़ता है। वो ऊपर देखता है तो आसमान में कई ताकतवर कल्टिवेटर्स तैर रहे होते हैं और उसे एहसास होता है कि वो उसी के लिए आए हैं। 2 एल्डर्स इस बात पर बहस कर रहे हैं कि लड़ाई शुरू करनी चाहिए या नहीं, और मामला अब काफी बिगड़ने वाला है। कल्टिवेटर्स अभी भी आसमान में मंडरा रहे हैं और उनमें से एक हमारे लड़के को पुकारता है। खुद सम्राट एम्परर पूछते हैं कि क्या यही किन फैमिली का बड़ा बेटा है, लेकिन चिनफोंग पहले ही अपनी मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके वहाँ से खिसक चुका है, जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। सम्राट तुरंत नोटिस करते हैं कि इस बच्चे की मूवमेंट स्पीड
उसकी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा है। वो सोच रहे हैं कि एक 3 साल के बच्चे का कमेंसमेंट स्टेज पर पहुंचना ही अनसुनी बात थी। ऊपर से उसने मूवमेंट टेक्निक में भी महारत हासिल कर ली है। किन फैमिली के एल्डर तुरंत बीच बचाव करने आते हैं और कहते हैं बच्चे अजनबियों के सामने थोड़े शर्मीले होते हैं। सम्राट हंसकर बात टाल देते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कि उन्हें अभी भी शक है। और तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट आगे बढ़ता है और मासूमियत का नाटक करते हुए पूछता है कि क्या वो सच में सम्राट है। चिनफन पूरी तरह से फंबोय मोड में आ जाता है और सम्राट पर तारीफों की बौछार कर देता है, जैसे कि वो बहुत बुद्धिमान, नेक, निडर और बेमिसाल है। सम्राट को ये सब बहुत पसंद आता है और वो ऐसे हंसते हैं जैसे उनकी पहले कभी इतनी तारीफ नहीं हुई। लेकिन तभी हमारा लड़का उनसे असली सवाल पूछता है, क्या इतने महान सम्राट किसी के घर खाली हाथ मेहमान बनकर आएंगे? और सम्राट का चेहरा तुरंत उतर जाता है क्योंकि वो यहाँ गिफ्ट देने नहीं बल्कि जान लेने आए थे। किनफैंग उन पर दबाव डालना जारी रखता है कि क्या ग्रेट शिया के इतने बड़े सम्राट सच में कुछ भी साथ नहीं लाए। किन फैमिली के एल्डर्स अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक छोटा सा बच्चा इस आदमी को लूट रहा है। तो सम्राट न चाहते हुए भी एक छोटा बॉक्स निकालते हैं जिसमें कुछ ऐसा है जिसे वो बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहते थे, और ये है लेजेंडरी वास्ट स्काई 9 सोर्ड्स। ये वो डिवाइन वेपन्स है जिन्हें 10,000 साल पहले एक स्वॉर्ड गॉड इस्तेमाल करता था। हर एक तलवार एक रेयर डिवाइन वेपन है और इन 9 को मिलाकर दुनिया के टॉप 10 हथियारों में से एक बनता है। वो अपनी फटी आंखों से इन लेजेंडरी तलवारों को देख रहा है और अपना अगला कदम प्लान कर रहा है। सम्राट पूछते हैं कैसा लगा। उन्हें अपने खजाने पर गर्व है, लेकिन अंदर ही अंदर वो दुखी हैं क्योंकि उन्होंने इन 9 तलवारों को इकट्ठा करने में बहुत वक्त और पैसा लगाया है। वो फैसला करते हैं कि वो अपनी आंखें बंद करके कोई एक तलवार उसे दे देंगे, भले ही इसमें उन्हें बहुत दर्द हो रहा हो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ तय कर पाते, चिनफैंग सीधा उनके हाथों से पूरा बॉक्स ही छीन लेता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट सम्राट का शुक्रिया अदा करता है जैसे कि पूरा बॉक्स मिलना ही उनका प्लान था। वो सोचता है तुम यहाँ मुझसे पंगा लेने आए थे तो अब भुगतने के लिए तैयार रहो। सम्राट समझाने की कोशिश करते हैं कि उनका मतलब क्या था, लेकिन किनफैंग मासूम बनता रहता है। किन फैमिली के एल्डर्स तुरंत सम्राट की तारीफ करने लगते हैं कि वो कितने बड़े दिल वाले हैं। वो उन पर और दबाव डालते हैं कि आपके जैसे अमीर इंसान से पैसों या चीजों की बात करना भी आपकी तौहीन होगी। और अब वो कसम खाते हैं कि किन फैमिली अब से सम्राट के आदेशों का पालन करेगी। किनफंग के पिता भी नाटक में शामिल हो जाते हैं और अपने बेटे को काउटो माथा टेकर प्रणाम करने और शुक्रिया अदा करने को कहते हैं। सिस्टम उसे सम्राट को खुलेआम लूटने के लिए 1000 विलन पॉइंट्स देता है। सम्राट अंदर ही अंदर जल भुन रहे हैं और बड़बड़ा रहे हैं कि ये पूरी फैमिली मिलकर उन्हें चूना लगा रही है। लेकिन चिनफन अभी रुका नहीं है। वो पूछता है कि क्या सम्राट को वो रूल पता है कि बड़े जब छोटों से मिलते हैं तो उन्हें गिफ्ट देते हैं। किन फैमिली के एल्डर्स तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि जी हाँ, ये तो हमारी परंपरा है। सम्राट का दिमाग अब पूरी तरह खराब हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि काश वो अपनी बेगम के साथ घर पर ही रहते, बजाय इस बदतमीज बच्चे से उलझने के। किनफंग ड्रामेबाजी करते हुए लंबी सांस लेता है और पूछता है कि क्या महान सम्राट सच में अपने छोटे को एक गिफ्ट ही नहीं दे सकते। तो सम्राट मजबूर होकर अपनी बेल्ट पर हाथ मारते हैं। इस पूरी विजिट पर पछताते हुए वो उसे टियान बाओ गोर्ड थमा देते हैं जो एक हेवनली ट्रेजर है। किनफैंग की आंखें तुरंत चमक उठती हैं। ये गोर्ड कल्टीवेशन स्पीड बढ़ा सकता है, आपके बेस को मजबूत कर सकता है और लड़ाई के दौरान एनर्जी रीजनरेट कर सकता है। बुरा नहीं है। हमारा प्रोटैगनिस्ट सम्राट का शुक्रिया अदा करता है और सोचता है कि दबाव डालने पर ये बुढ़ा काफी दरियादिल बन जाता है। सिस्टम उसे टियान बाओ गोर्ड हथियाने के लिए एक और 1000 पॉइंट्स देता है। ये लूट का काम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। हंगफैंग अब ये सोचने लगा है कि वो और क्या क्या हड़प सकता है और सम्राट पहले ही डर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। तभी हमारा लड़का जिक्र करता है कि उसका एक छोटा भाई भी पैदा होने वाला है और ये सुनते ही सम्राट नकली खांसी करने लगते हैं और कहते हैं कि उन्हें अचानक किसी जरूरी काम से जाना होगा। ये आदमी सच में अपनी टॉप स्पीड में वहाँ से उड़ जाता है बस इसलिए ताकि एक 3 साल के बच्चे के हाथों दोबारा न लुट जाए। कनफंग उन्हें हाथ हिलाकर गुड बाय कहता है और चिल्लाता है कि वो अपने छोटे भाई को लेकर कभी उनसे मिलने जरूर आएगा। और देखते ही देखते सम्राट दूर क्षितिज में गायब हो जाते हैं जिन्हें किन फैमिली ने पूरी तरह से कंगाल कर दिया है। लेकिन अब खुद चिनफोंग के पिता उन तलवारों को लेने की कोशिश करते हैं, ये कहकर कि
वो उन्हें अपने बेटे के लिए संभाल कर रखेंगे। हमारा प्रोटैगनिस्ट तुरंत नकली रोना शुरू कर देता है और अपने पिता पर उसके खजाने चुराने का इल्जाम लगाता है। पिता का चेहरा सब कुछ बयां कर रहा है क्योंकि वो उन डिवाइन वेपन्स को अपनी जेब में डालने की कोशिश करते हुए पकड़े गए हैं। एल्डर तुरंत उन्हें डांटना शुरू कर देते हैं कि उनकी हिम्मत कैसे हुई अपने ही बेटे का खजाना लूटने की। दादाजी बॉक्स वापस छीन लेते हैं और किनफैंग को देते हुए कहते हैं कि वो रोए नहीं। हमारा प्रोटैगनिस्ट खुशी खुशी खजाना वापस ले लेता है और अभी भी मासूमियत का नाटक जारी रखता है, लेकिन जाहिर है वो आंसू पूरी तरह नकली थे। ये बच्चा सबको अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। अचानक आसमान बिजली की कड़कड़ाहट के साथ काला पड़ जाता है और किनफैंग सोचता है कि अब क्या हो रहा है। स्वर्ग से एक विशाल फायर फिनिक्स नीचे किन फैमिली की हवेली की ओर उतरती है। पिता को अचानक याद आता है कि उनकी पत्नी सीवी अभी भी बच्चे को जन्म दे रही है। वो खुद को कोसते हुए दौड़ पड़ते हैं कि वो इतने जरूरी पल को कैसे भूल गए, और किनफंग के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं क्योंकि 3 लंबे सालों के इंतजार के बाद उसका बेवकूफ छोटा भाई फाइनली यहाँ आ गया है। वो उस कमरे में पहुँचते हैं जहाँ अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है, और ये रहा वो हेवंस चोजन वन खुद, जो एक नवजात बच्चे के हिसाब से काफी शांत दिख रहा है। पिता गर्व से अपने नए बेटे को गोद में लेते हैं, जबकि किनफैंग पीछे बैकग्राउंड में अपनी डार्क एनर्जी के साथ घात लगाए बैठा है। कुंगफैंग अपने पिता को आवाज देता है और अपने नए दुश्मन के खिलाफ अपनी अगली चाल चलने की प्लानिंग करता है। पिता उसे उसके छोटे भाई व्यूअर से मिलवाते हैं और हमारा प्रोटैगनिस्ट एक बड़े भाई वाला चेहरा बना लेता है। कुंगफैंग पूछता है कि बच्चा रो क्यों नहीं रहा है और शक जताता है कि कहीं उससे कोई तकलीफ तो नहीं। तो हमारा प्रोटैगनिस्ट वही करता है जो कोई भी फिक्रमंद बड़ा भाई करेगा। वो बच्चे के कूल्हे पर एक थप्पड़ रसीद कर देता है। बच्चा तुरंत बिलख बिलख कर रोने लगता है और पिता ये देखकर पूरी तरह सदमे में है। वो पूछना चाहते हैं कि किनफैंग अपने छोटे भाई को ऐसे कैसे मार सकता है, पर किनफैंग फिर से मासूम बन जाता है और कहता है कि उसे बस डर लग रहा था कि कहीं बच्चा ठीक है या नहीं। सिस्टम उसे सिर्फ चोजन वन को थप्पड़ मारने के लिए 100 विलन पॉइंट्स देता है, लेकिन ये उन 30,000 पॉइंट्स के सामने कुछ भी नहीं है जो उसे अपने भाई को रुलाने और उसकी एंसेस्ट्रल एनर्जी को तितर बितर करने के लिए मिलते हैं। वापस अपने कमरे में हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने स्टैट्स चेक करता है और नोटिस करता है कि उसकी कल्टिवेशन स्पीड अब रुक सी गई है। वो एनलाइटनमेंट रियल्म के पहले स्टेज पर है और उसके पास 32,000 विलन पॉइंट्स जमा है, लेकिन अपग्रेड के लिए ये काफी नहीं है। पर अब जब उसका बेवकूफ छोटा भाई पैदा हो गया है तो विलन पॉइंट्स की अब कभी कमी नहीं होगी। तो वो व्हील घुमाता है ये देखने के लिए कि इस बार उसे क्या इनाम मिलता है, और ये रुकता है हेवन स्लेइंग स्वॉर्ड टेक्निक पर, जो सुनने में ही एकदम खतरनाक लग रही है। ये तकनीक उसके दिमाग में ऐसी तलवारबाजी की कला भर देती है जो उसके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को काट सकती है। जैसे ही वो इस तकनीक के हर एक हिस्से को सोखता है उसके अंदर पावर की लहर दौड़ जाती है। हमारा लड़का अपनी आंखें खोलता है और तुरंत समझ जाता है कि ये तकनीक कितनी पावरफुल है। अब बस उसे जल्दी से इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि वो इसकी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सके। इसलिए वो इस प्रोसेस को तेज करने के लिए 30,000 विलन पॉइंट्स एक महीने के कम्प्रिहेंशन ऑरा पर खर्च कर देता है। एक महीने बाद दादाजी अपने पोते के साथ कुछ वक्त बिताने आते हैं। उन्होंने सुना है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा है और वो उसे कुछ सलाह देना चाहते हैं, लेकिन चिनफोंग सोच रहा है कि इससे अच्छा तो ये होता कि वो कुछ दिनों के लिए अपने भाई का कूल्हा उधार ले लेता। दादाजी लेक्चर देना शुरू करते हैं कि कल्टीवेटर्स को सावधान रहना चाहिए और घमंड से बचना चाहिए। तभी दादाजी अपनी पावर का एक ड्रामेटिक प्रदर्शन करते हुए अपनी खुद की तकनीक दिखाने का फैसला करते हैं। जमीन से पत्थर के खंभे खड़े हो जाते हैं और उनके चारों ओर हरी एनर्जी घूमने लगती है। वो समझाते हैं ये हेवन लेवल मार्शल आर्ट का पहला स्टेज है जिसे स्वर्ल ऑफ दी फॉलिंग लीव्स कहते हैं, और इसे मास्टर करने में मुझे 1 दशक से भी ज्यादा का समय लगा। हनफैंग उन्हें ऐसे चेहरे के साथ देखता है जैसे उसे रति भर भी फर्क न पड़ा हो। वो बस कैजुअल तरीके से कुछ पत्तियां फेंकता है जो बिना किसी मेहनत के पेड़ की एक टहनी को साफ काट देती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोच रहा है रुको, इस ट्रिक को सीखने में 1 दशक की कड़ी मेहनत लगती है। वक्त 5 साल आगे बढ़ जाता है और दोनों भाई अपनी कल्टीवेशन ट्रेनिंग कर रहे हैं। तभी अचानक कोई एक धमाकेदार
फोर्स के साथ नए रियल्म में ब्रेक थ्रू करना शुरू कर देता है। ये ब्रेक थ्रू इतना पावरफुल है कि ये सचमुच बिल्डिंग की छत उड़ा देता है। 5 साल की उम्र में किन्हाओ 5वें लेवल पर पहुंच गया है और 8 साल की उम्र में चिनफैंग ट्रांसेंशन रियल्म तक पहुंच चुका है। एल्डर्स का तो दिमाग ही चकरा गया है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अब थोड़ा बड़ा दिखने लगा है और बाहर आते ही सीधा पूछता है कि उसका भाई कहाँ है। पिता बस एक आ भरते हैं क्योंकि ये बच्चे हर साल घर तबाह कर देते हैं और इनका पेरेंट होना वाकई थका देने वाला काम है। लेकिन तभी सिस्टम एक बम फोड़ता है। उसे अपने भाई की सुप्रीम बोन छीनने का क्वेस्ट मिलता है। ये सुनकर हमारे लड़के के तो सदमे के मारे खून की उल्टियां होने लगती है। वो सिस्टम से बार बार पूछता है कि क्या वो खराब हो गया है क्योंकि ये मिशन बिल्कुल पागलपन भरा है। सिस्टम शांति से समझाता है कि सुप्रीम बोन को तोड़ा जा सकता है और वो दोबारा नहीं उगाएगी। फिर भी इस पूरे मामले में उसे कुछ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लग रहा है। वो ऐलान करता है कि उसे इस बारे में ठीक से सोचने के लिए थोड़ी शांति जिंग चाहिए। लेकिन उसके पिता और दादाजी पूरी तरह कंफ्यूज हैं। वो पूछ रहे हैं कि उसे अचानक जिंग नाम की लड़की को ढूंढने की क्या जरूरत पड़ गई। दूसरी तरफ हेवंस चोजन वन खुद दुनिया की फिक्र छोड़ एक पेड़ पर शांति से सो रहा है और जाहिर है हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे फौरन ढूंढ लेता है। वो शैतानी मुस्कान सब कुछ कह रही है कि वो आगे क्या करने वाला है। वो बिना किसी वार्निंग के अपने छोटे भाई को पेड़ से नीचे उतार लेता है। वो अपना मोनोलॉग भाषण शुरू करता है कि कैसे वो शुरू में बस एक रईस प्लेबॉय की तरह लग्जरी लाइफ जीना चाहता था, लेकिन इस मामूली से छोटे भाई की वजह से उसे असल में कड़ी मेहनत और कल्टीवेशन करना पड़ रहा है। वो बड़े नाटकीय अंदाज में कहता है कि शायद उसकी लाइफ की किस्मत ही यही है। तभी उसका अडोरेबल छोटा भाई पूछता है कि क्या वो बाहर जाकर साथ में खेल सकते हैं। किनफैंग उसकी तरफ देखता है और पूछता है खेलना, और उसका भाई बड़े उत्साह के साथ हाँ में सिर हिलाता है और बस विलन आर्क को वही रोक दिया जाता है क्योंकि हमारा लड़का कहता है ठीक है। सीन कट होता है शहर के बीचों बीच जहाँ कोई अपने कथित मरे हुए पिता के लिए जोर जोर से रो रहा है। शहर के लोग देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं कि इतने प्यारे बच्चों के लिए जिंदगी कितनी बेरहम हो सकती है, और जाहिर है देखने वालों की तरफ से सहानुभूति वाला पैसा बरसने लगता है। छोटा चिन्हाव 73 सिक्के गिनता है और सुझाव देता है कि उन्हें कुछ अच्छा खाना चाहिए। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे स्टर फ्राइड बीफ एंड बैम्बू शूट्स खिलाने का ऑफर देता है। छोटे भाई को ये नहीं पता कि बैम्बू शूट्स का मतलब डंडे से पिटाई होना है। कन्हा मासूमियत से कहता है कि ये उसकी फेवरेट डिश होगी। हमारा प्रोटैगनिस्ट तो मनहूसों की तरह हंस रहा है, लेकिन तभी वो मरा हुआ पिता अचानक उठकर बैठ जाता है और हर कोई चिल्लाने लगता है कि वो जिंदा हो गया। वो आदमी पूरी तरह कंफ्यूज है, पूछ रहा है कि आखिर वो मरा कब था। वो बस ये कहकर बात टाल देता है कि उसे भूख लगी है और भीख मांगने चला जाता है। तभी उनके असली पिता वहाँ पहुँच जाते हैं और फ्यूनरल स्कैम नकली अंतिम संस्कार चलाने के लिए किन्हाओं की धुनाई शुरू कर देते हैं। छोटा भाई तुरंत सारा इल्जाम किनफैंग पर डाल देता है कि ये सब उसी का आइडिया था, जिससे हमारे प्रोटैगनिस्ट को 200 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। कन्हा रहम की भीख मांगता है कि वो अभी छोटा है और उसे इस बार छोड़ दिया जाए, लेकिन उनके पिता कहते हैं कि एक पेरेंट का अपने बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना बिल्कुल सही है। छोटा भाई चिल्लाता है कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा अपने बेवकूफ डैड से नफरत करता है, और यहाँ आता है बड़ा भाई उसे दिलासा देने, ये कहते हुए कि रो मत, जिससे हाउ को लगता है कि उसका भाई बेस्ट है। हमारा प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराता है क्योंकि बिना स्टर फ्राइड बीफ एंड बैम्बू शूट्स के बचपन अधूरा है, और यहाँ हम उस बैम्बू शूट स्पेशल का अंजाम देख सकते हैं। चिन्हाओं का पिछवाड़ा पूरी तरह से सूज चुका है, लेकिन तभी बिग ब्रदर बचाव के लिए आते हैं और दवाई लगाते हुए बड़बड़ाते हैं कि उनकी पूरी लाइफ की खुशी इसी बट पर टिकी है। छोटा चिन्हाव पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है और अपने बड़े भाई से कहता है कि वो उसके लिए कितने अच्छे हैं। किनफोंग किसी फिक्रमंद बड़े भाई की तरह उसका सिर थपथपाता है, जो कि वो असल में बिल्कुल नहीं है। आखिर छोटा हाउ हेवंस चोजन वन जो है, जिसका मतलब है कि वो चलता फिरता विलन पॉइंट फार्म है। छोटा भाई शिकायत करने लगता है कि बेवकूफ डैड को सिर्फ उसकी धुनाई करना आता है। बस हमारे प्रोटैगनिस्ट को मौका मिल जाता है और वो उसे बताता है कि उसके पास बदला लेने का एक प्लान है। वो हिचकिचाने का नाटक करता है कि आखिर वो उनके पिता है। ह्यूएन हाउ तुरंत वादा करता है कि वो अपने भाई को कभी नहीं फंसाएगा। क्विनफैंग एक लंबी सांस लेता है और कहता है कि उसका मतलब वो नहीं था। फिर वो बड़े ड्रामेटिक तरीके से अपने हाथ
जोड़ता है और वो सीक्रेट शेयर करने के लिए मान जाता है, जो कि असल में उसका प्लान ही था। वो उसे बताता है कि डैड ने कहीं अपना एक सीक्रेट खजाना स्टैश छिपा रखा है और अगर मम्मी को इस बारे में पता चला तो छोटे भाई की आंखें चमक उठती है और वो ऐलान करता है कि वो मिशन पूरी तरह समझ गया है। सीन कट होता है जहां वो सीक्रेट खजाना मिल चुका है। जंगल में छिपे हुए कई बर्तनों में सोने के सिक्के भरे हुए हैं। मम्मी बुरी तरह भड़क चुकी है। वो पापा का सिर पकड़ लेती है और पूछती है कि वो कब से उन्हें अंधेरे में रखने की प्लानिंग कर रहे थे। पापा का चेहरा सफेद पड़ जाता है जब उन्हें एहसास होता है कि उन्हें किसने फंसाया है। वो उस गद्दार बेटे के बारे में चिल्लाते हैं और ये फैसला कर लेते हैं कि उन्होंने पहली बार में उसे काफी नहीं पीटा था। और अब आंगन में एक फुल स्पीड पीछा शुरू हो चुका है जहां पिता हाथ में डस्टर लिए भाग रहे हैं। कुआ सीधा अपने बड़े भाई के पास प्रोटेक्शन के लिए दौड़ता है, लेकिन पिता उसे दबोच लेते हैं और उसके कॉलर से पकड़कर पूछते हैं कि क्या वो फिर से भागने की कोशिश करना चाहता है। छोटा भाई बिलखने लगता है क्योंकि उसकी एक और राउंड कुटाई शुरू हो गई है, जबकि हमारा प्रोटैगनिस्ट बड़े प्यार से देखते हुए अपने बेचारे छोटे भाई के बारे में सोच रहा है। और ये रहा, सिस्टम कंफर्म करता है कि उसने हेवंस चोजन वन को खसाया है और उसे 200 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। उसी रात मम्मी बेहद गॉर्जियस लग रही है और अपने डार्लिंग पति को पुकार रही है। कमरे के बाहर छोटा किन्हाओ मासूमियत से बड़े भाई से पूछता है कि डैड मम्मी को नीचे क्यों दबा रहे हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट एकदम सपाट चेहरे के साथ जवाब देता है कि वो बस ट्रेनिंग कर रहे हैं। तभी क्विन्हाओ को एक आइडिया आता है, अगर वो डैड की ट्रेनिंग के बीच में दखल दे तो शायद डैड के पास उसे मारने के लिए एनर्जी नहीं बचेगी। हु फैंग थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि विलन पॉइंट्स का लालच तो है, लेकिन अगर ये बीच में रुका तो इसके नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन छोटा भाई उसकी खामोशी को समझ लेता है और खुशी खुशी अंदर जाने का ऐलान करता है। हमारे प्रोटैगनिस्ट का चेहरा उतर जाता है जब उसे एहसास होता है कि अब क्या होने वाला है और वो उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। किन्हाओ चिल्लाते हुए अंदर घुस जाता है जबकि डैड के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा है। यहाँ तक कि घर का पालतू पक्षी भी कंफ्यूज है कि अभी हुआ क्या। किन्फन बस अपना चेहरा बना सकता है क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने सब बर्बाद होते देख रहा है। तभी सिस्टम पागल हो जाता है। फंसाने के लिए 200 पॉइंट्स और जोरदार धुनाई करवाने के लिए 500 पॉइंट्स। रिवॉर्ड्स जमा होते जा रहे हैं। पिछवाड़े की सूजन बड ब्लूम के लिए 500 और रूह को चीर देने वाले दर्द के लिए 1000 पॉइंट्स। हमारा प्रोटैगनिस्ट खुद को समझाता है कि ये डिसिप्लिन ही तो असली शिक्षा है। आधा महीना बीत जाता है और किम फन इधर उधर घूमते हुए शिकायत कर रहा है कि उसने कोई विलन पॉइंट्स नहीं कमाए क्योंकि उसके भाई का पिछवाड़ा अभी तक ठीक नहीं हुआ है। लेकिन तभी उसका ध्यान आसमान की तरफ जाता है और वो हैरान रह जाता है। बादलों को चीरता हुआ एक विशाल उड़ने वाला जानवर आ रहा है जिस पर एक शानदार रथ कैरेज रखा है। ऊपर नीले बालों वाला एक तलवारबाज बैठा है जबकि रथ के अंदर से एक प्यारी हरे बालों वाली लड़की झांक रही है। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि तांचन सिटी की लिन फैमिली को उनसे क्या काम हो सकता है। तभी सिस्टम उसे एक एपिक लेवल हेवंस चोजन वन के बारे में अलर्ट करता है जिससे वो बहुत खुश हो जाता है कि अब उसके पॉइंट्स का सूखा खत्म होने वाला है। अब चलिए आधा महीना पीछे चलते हैं ये देखने के लिए कि ये मेहमान यहाँ क्यों आए। टीनसन सिटी में लिन फैमिली की हवेली से शुरुआत होती है। ये है लीना, लिन फैमिली के हेड, और उन्होंने अभी अभी सुना है कि किन फैमिली के पास अचानक 2 हेवनली गिफ्टेड बेटे पैदा हुए हैं। वो अपनी बेटी को उनके नौकर के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और इस खबर के बारे में गहराई से सोचते हैं। नन्ही लिन शाइनर अपना सब कुछ झोंक रही है। ट्रेनिंग करते हुए एक दमदार पोज देती है। वो एक पेड़ पर पंच मारती है जिससे कुछ पत्तियां झड़ जाती है, जबकि नौकर शांति से खड़ा देख रहा है। वो खुशी खुशी पूछती है कि उसने कैसा किया और नौकर बड़ी विनम्रता से कहता है कि वो असाधारण रूप से टैलेंटेड है। लेकिन उसके पिता दूसरी तरफ मुंह फेर कर एक गहरी आह भरते हैं। शाइनर ये नोटिस कर लेती है और मासूमियत से पूछती है कि डैड इस तरह आहें क्यों भर रहे हैं। वो तुरंत एक सफेद झूठ बोलकर बात छुपा लेते हैं कि उन्होंने बस ज्यादा खाना खा लिया है। फिर वो असली बम फोड़ते हैं। अपनी बेटी को किन फैमिली के बड़े बेटे के बारे में बताते हैं और पूछते हैं कि क्या वो उससे शादी करना चाहेगी। इस अचानक आए प्रपोजल से बेचारी लड़की का चेहरा शौक के मारे एकदम ब्लैंक हो जाता है। वो विरोध करती है कि वो अभी बच्ची है, लेकिन उसके पिता हंसकर जवाब देते हैं कि बचपन का प्यार भी प्यार ही होता है। वो नाटकीय अंदाज में कसम खाती है कि वो किसी किंग के बच्चे से शादी करने के बजाय
बजाय हमेशा सिंगल रहेगी, भले ही वो अंधी या पागल हो जाए। लेकिन जैसे ही वो किन फैमिली के यहाँ पहुँचते हैं, वो सबसे पहले किन के पिता को देखती है और तुरंत सोचने लगती है कि ये किनफैंग कितना हैंडसम है। उसे गलतफहमी हो जाती है। दूसरी तरफ हमारा असली प्रोटैगनिस्ट वहाँ खड़ा कंफ्यूज है कि ये सब हो क्या रहा है। लड़की खुद को संभालती है और नखरे दिखाते हुए ऐलान करती है कि उसका पति बनने के लिए सिर्फ हैंडसम होना काफी नहीं है। वो हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास जाकर अकड़ से पूछती है कि क्या वही किनफैंग है। फिर वो अपने नौकर लिन सैन से मिलवाती है और किनफोंग को चैलेंज करती है कि अपनी काबिलियत साबित करने के लिए उससे लड़े। उसके पिता लीना उसे तुरंत टोकते हैं कि मेहमानों के साथ ऐसी बदतमीजी न करे। लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट को उस नौकर में ज्यादा इंटरेस्ट है। वो मन ही मन सोच रहा है कि शायद यही असली हेवंस चोजन वन है। वो याद करता है कि कैसे उसने पिछले 5 सालों से चिन्हाओं के साथ नरमी बरती ताकि पेरेंट्स का ड्रामा न हो, जिससे उसने कुल मिलाकर सिर्फ 2,40,000 विलन पॉइंट्स कमाए हैं। लेकिन अब कोई ऐसा बंदा जो न उसका दोस्त है और न ही रिश्तेदार सीधा उसके पास चलकर आया है और उसकी वो शैतानी मुस्कान बता रही है कि उसके इरादे क्या है। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक दिलचस्प चीज नोटिस करता है। लीना मुंह से तो कह रहे हैं बदतमीजी मत करो, लेकिन वो दखल बिल्कुल नहीं दे रहे। किनफादर इसे परमिशन मान लेते हैं और जोश में आकर अपने बेटे को मेहमान के साथ खेलने के लिए भेज देते हैं। हमारा लड़का बिना किसी हिचकिचाहट के मान जाता है और उसकी मुस्कान सब कुछ कह रही है कि असली प्लानिंग क्या है। लिंसन अपना स्टांस लेता है और विनम्रता से मुकाबला शुरू करने को कहता है। उसे अंदाजा भी नहीं है कि वो एक विलन पॉइंट फार्म बनने वाला है और हमारा प्रोटैगनिस्ट तुरंत फुल पावर में आ जाता है। एक ऐसा ऑरा छोड़ता है जिससे लिंसन लड़खड़ा कर पीछे हो जाता है। वो सीधा अपनी स्वर्ल ऑफ दी फॉलिंग लीव्स तकनीक शुरू कर देता है, क्योंकि जब पॉइंट्स कमाने हो तो नरमी कैसी। लिंसन उस हमले को झेलता है और एनर्जी उसे लगभग उड़ा ही देती है, लेकिन ये हेवंस चोजन वन किसी तरह ब्लॉक कर लेता है। हालांकि एक 8 साल के बच्चे के हमले का दबाव उस पर साफ दिख रहा है। लिंसन अपनी तकनीक के साथ पलटवार करता है और सच कहे तो इस सीन के लिए एनिमेशन बजट ही खत्म कर दिया गया है। लिन शाइनर अपने नौकर के काउंटर अटैक से बहुत इम्प्रेस है और उसे खूबसूरत कह रही है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि उस एक वार ने बहुत एनर्जी ले ली और उसके लिए ये बस एक मौका है। वो तुरंत अनकॉन्स्ट्रेन्ड फैंटोम तकनीक के साथ जानलेवा हमला करता है, खुलेआम ऐलान करते हुए कि उसे अपने विरोधी की जान चाहिए। लिंसन एन वक्त पर ब्लॉक करता है और उनके हथियारों की टक्कर से आध्यात्मिक ऊर्जा का धमाका होता है। इसके इम्पैक्ट से पूरे आंगन में शॉक वेव्स फैल जाती है और सिस्टम हेवंस चोजन वन को बस एक हिट मारने के लिए 200 विलन पॉइंट्स का रिवॉर्ड देता है। लेकिन लिंसन अभी थमा नहीं है। वो अपनी पूरी ताकत से पलटवार करता है और पहली बार हमारे प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि ये वाकई खतरनाक हो सकता है। वो हवा में अपने शरीर को मोड़कर आने वाले वार से बाल बाल बचता है। किनफंग जमीन पर जोर से लैंड करता है और फोर्स की वजह से घिसटता हुआ पीछे जाता है। इस बीच लिन शाइनर चिल्लाकर अपने नौकर का हौसला बढ़ा रही है कि उस बच्चे को सबक सिखाए, जो कि काफी फनी है क्योंकि उसे उसी से शादी करनी है। हमारा प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराता है और सोचता है तो ऐसा महसूस होता है एक मेन कैरेक्टर के हाथों दबना, लेकिन वो अभी हारा नहीं है। वो अपना हाथ हवा में उठाता है और अपनी तलवार को पुकारता है। किनफंग के पिता तुरंत पहचान जाते हैं कि क्या होने वाला है और चिल्ला उठते हैं, वास्ट स्काई 9 swords। लिनहाओ को यकीन नहीं हो रहा। वो कहता है कि उसने अफवाहें सुनी थी कि एम्परर को बेवकूफ बनाकर वो लेजेंडरी सोर्ड्स ले ली गई थी, पर कभी सोचा नहीं था कि ये सच होगा। किम फादर बस घबराकर हंसने लगते हैं, बिल्कुल उस आदमी की तरह जिसका बेटे का जुर्म पकड़ा गया हो। लिनहाओ उन्हें समधी इन लॉ बुलाने की कोशिश करता है और किनफादर तुरंत चिल्लाकर वापस पूछते हैं कि उनका समधी कौन है। इसी बीच किनफन सभी 9 सोर्ड्स को एक साथ जुड़ने का कमांड देता है। वो लेजेंडरी ब्लेड्स उसकी कॉल का जवाब देती है, परफेक्ट फॉर्मेशन में हवा में तैरती है और मर्ज होकर एक बहुत बड़ी मैसिव स्वॉर्ड बन जाती है जो लगभग सूरज को ही ढक लेती है। किनफादर अपनी शेखी बढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाते कि उनके बेटे में एक महान एम्परर वाला टैलेंट है और गलती से मान लेते हैं कि एम्परर ने ये तलवारें अपनी मर्जी से गिफ्ट की थी। कुनफैंग उस कंबाइंड ब्लेड के साथ खड़ा होकर एकदम बाडास लग रहा है। उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन लिंसन पीछे नहीं हट रहा। वो डिक्लेयर करता है कि 9 सोर्ड्स होने के बाद भी किनफंग उसे हरा नहीं सकता। लाइनन अपनी अल्टीमेट टेक्निक चलाता है, वास्ट
स्काई स्वॉर्ड अटैक। एक मैसिव गोल्डन बीम सीधे हमारे लड़के की तरफ बढ़ती है। दोनों फादर्स तुरंत पैनिक हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि बात अब हाथ से निकल चुकी है। का फादर समझाते हैं कि ये अटैक और ये तलवारें एक ही ओरिजिन से आए हैं, वास्ट स्काई स्वॉर्ड गॉड, और अब वो आपस में ही लड़ रहे हैं। उन्हें डर है कि टैलेंट होने के बाद भी उनका 8 साल का बेटा किसी स्वॉर्ड गॉड की टेक्निक को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। तो वो वही करते हैं जो कोई भी पेरेंट करेगा, अपने बेटे को बचाने के लिए भागते हैं और चिल्लाते हैं कि पापा आ रहे हैं। पर हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने डैड को पीछे रहने और उसके रास्ते में न आने को कहता है। क्वीन फादर वही रुक जाते हैं और एकदम टूट जाते हैं कि उनके प्यारे बेटे ने उनकी मदद ठुकरा दी। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी स्टांस लेता है। उसकी स्वॉर्ड गजब की पावर से चमक रही है और वो अपनी खुद की अल्टीमेट मूव हेवन स्लेइंग स्वॉर्ड टेक्निक से पलटवार करता है। दोनों अटैक्स हवा में टकराते हैं, जिससे एक ऐसा एक्सप्लोजन होता है जो पूरे इलाके को हिला देता है। लिनहाओ पूरी तरह हिल गया है। वो बस इतना पूछ पाता है कि वो कौन सा मूव था। शॉक वेव वहाँ देख रहे हर इंसान को लगती है और दोनों फादर्स की हालत खराब हो जाती है। लाइनन को यकीन नहीं हो रहा। वो पूछता है कि एक बच्चा उस अटैक को ब्लॉक कैसे कर सकता है, लेकिन असली मजा तो अब आता है क्योंकि उसकी स्वॉर्ड टूटने लगती है। ब्लेड पूरी तरह चकनाचूर हो जाती है और सिस्टम अनाउंस करता है हेवंस चोजन वन के 2 हार्ट को क्रैक करने के लिए 1,00,000 पॉइंट्स। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने शिकार की तरफ चलने लगता है और कैजुअली कहता है कि वो उसे पकड़ने आ रहा है। वो पहले से ही हिसाब लगा रहा है कि अगर 2 हार्ट क्रैक करने के 1,00,000 मिले तो उसकी स्पिरिट को पूरी तरह तबाह करने की कीमत और भी ज्यादा होगी। इसलिए वो लिन सैन को कॉलर से पकड़ता है और सीधे उसकी स्पिरिट पर वार करने का फैसला करता है। वो हमला करना शुरू करता है और हेवंस चोजन वन पर हर कट के साथ उसे 500 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। पॉइंट्स बस बढ़ते ही जा रहे हैं, 500 यहाँ 500 वहाँ। हमारा लड़का ऐसे पॉइंट्स फार्म कर रहा है जैसे उसकी जान इसी पर टिकी हो। तभी किनफादर उसे पीछे से पकड़ लेते हैं और हमारा प्रोटैगनिस्ट बीच ग्राइंड में रोके जाने पर बहुत गुस्सा होता है। लिनहाओ घबराते हुए लड़ाई रोकने की बात पर सहमत होता है और उनसे भीख मांगता है कि उसके टैलेंटेड सर्वेंट को मार मार कर भरता न बनाए। लिनहो पूछता है कि क्या वो किन फादर से अकेले में बात कर सकता है और वो मान जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पहले जाने का इशारा करते हुए वो अजीब सा फॉर्मल ड्रामा करते हैं। किन फादर मन ही मन खुश हो रहे हैं, ये सोचकर कि उनके बेटे की परफॉर्मेंस की वजह से गठबंधन अपक्का समझो। इसी बीच लिनशना हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास आती है और कहती है कि वो वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो उसे सबसे कॉन्फिडेंट जवाब देता है। मुझे पता है वो अपना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करती है पर वो उसे भाव तक नहीं देता। इसके बजाय वो लिनन की तरफ इशारा करता है और पूछता है कि क्या वो उसे दोबारा उसके साथ खेलने के लिए भेज सकती है और वो ये सुनकर एकदम भड़क जाती है। उसे इस बात पर गुस्सा आता है कि उसने उसे अपना पति बनने को कहा था लेकिन उसे बस उसके सर्वेंट के साथ खेलना है। वो गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है, मानो इस बातचीत से उसका मन भर गया हो। और हमारा प्रोटैगनिस्ट वहाँ खड़ा सचमुच कंफ्यूज है कि उसे आखिर हुआ क्या है। दूसरी तरफ लिन शाइना मेहमानों वाले कमरे में अपने पिता से इस सगाई के मामले पर बात करने के लिए घुसती है। उसके पिता पूछते हैं कि क्या वो पहले उस बड़े बेटे से शादी करने के खिलाफ नहीं थी। ये सवाल उसे पूरी तरह हैरान कर देता है। वो तुरंत विरोध करती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रही थी। उसके पिता कहते हैं कि वो दूसरे बेटे से 2 साल बड़ी है और अगर ये बात बाहर निकली तो क्या वो एक मजाक बनकर नहीं रह जाएंगे। पर फिर वो हंसकर टाल देते हैं, ये कहते हुए कि आजकल बड़ी उम्र की लड़की और छोटे लड़के के बीच प्यार काफी पॉपुलर है। लिंच बहस करती है कि लोग कहेंगे कि उनका परिवार किन फैमिली से पावर हासिल करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है और उन्होंने दूसरे बेटे से समझौता कर लिया क्योंकि किनफोंग उनकी पहुंच से बाहर था। लीना एकदम भड़क जाते हैं और चिल्लाते हैं कि जो कोई भी उनकी बेटी की बेइज्जती करने की हिम्मत करेगा उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया जाएगा। बाहर खड़े लोग इसे साफ सुन सकते हैं और लिन शाइना अपने डैड से इतना जोर से न चिल्लाने की भीख मांगती है। वो माफी मांगते हैं और धीरे बोलने का वादा करते हैं लेकिन वो अपनी बात साफ कर देती है। वो किन्हाओं से शादी नहीं करना चाहती। तभी उसके पिता उससे असली सवाल पूछते हैं कि क्या वो असल में किनफंग को पसंद करती है। वो तुरंत बचाव करने लगती है, उसे नार्सिसिस्ट, खुद को पसंद करने वाला बुलाती है और पूछती है कि उस जैसे इंसान को भला कौन पसंद करेगा। उसके पिता इसे कंफर्मेशन मान लेते हैं और फैसला सुना देते हैं जिससे जेर
पूरी तरह दंग रह जाती है। वो ये चिल्लाते हुए वहाँ से निकल जाती है कि उसके डैड उससे बिल्कुल प्यार नहीं करते, क्योंकि उसे यही एकमात्र लॉजिकल वजह लगती है। लिनहाओ वहीं खड़े रह जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि अभी उनकी बेटी के साथ क्या हुआ। वहाँ खड़ी एक सर्वेंट को देखकर लगता है कि उसे कुछ कहना है, पर वो पक्का नहीं है कि उसे बोलना चाहिए या नहीं। इस बीच किन्हाओ बाहर आंगन में है और देख रहा है कि कैसे अभी कुछ देर पहले सब शेरों की तरह लड़ रहे थे और अब बिना उससे पूछे सब उसकी शादी की बातें कर रहे हैं, पर वो इसे नजरअंदाज कर देता है, ये सोचकर कि प्यार की मुसीबतों से न जूझना ही उसके लिए बेहतर है, क्योंकि जहाँ तक उसका सवाल है, जब तक उसके पास लिन सैन है उसके लिए उतना काफी है। और लिन को पक्का कुछ अजीब महसूस होता है। वो मन ही मन सोचता है कि उसे हमेशा ऐसा क्यों लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है कहीं। और लिन शाइनर एक फूलों के मैदान में बैठी है और एक फूल के साथ वही क्लासिक वो मुझसे प्यार करता है नहीं करता है वाला रूटीन कर रही है। वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो एक और पंखुड़ी तोड़ते हुए कहती है, पर फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि फूल उसे वो जवाब नहीं दे रहा जो वो चाहती है। इसलिए वो किसी बेवकूफ फूल के भरोसे रहने के बजाय मामला अपने हाथों में लेने का फैसला करती है। वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को देखती है और उसे आवाज देती है, पर वो अपने डैड से पूछने में बिजी है कि क्या वो बाहर जाकर भाई लिन सैन के साथ खेल सकता है। वो तुरंत अपनी बात बदलती है और लिनन से पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है और उसने उसे क्यों नहीं बुलाया। दोनों फादर्स को तुरंत ये एक परफेक्ट मौका लगता है और वो बड़े अजीब उत्साह के साथ राजी हो जाते हैं। लिनहाओ लैन से कहता है कि वो शीन और यंग मास्टर को शहर घुमाने ले जाए और उनका ख्याल रखे। हुन्हा को एहसास होता है कि वो बाय एक गेट एक फ्री वाली डील में फ्री वाला आइटम बन गया है, पर सच तो ये है कि अगर लिन सैन अपना काम ठीक से करता है तो उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह ये अनोखा ग्रुप लिनन के पीछे पीछे निकल पड़ता है। वो हंगू मार्केट प्लेस पहुंचते हैं और हमारा प्रोटैगनिस्ट पहले से ही स्कीम बना रहा है, ये सोचकर कि हेवंस चोजन वंस को हमेशा कीमती खजाने मिल ही जाते हैं, तो जो भी लिनसन चुनेगा वो उसे छीन लेगा। जैसे ही लिनसन किसी चीज की तरफ हाथ बढ़ाता है, हमारा लड़का उसे पहले पकड़ लेता है और दुकानदार से कहता है कि वो इसे लेगा और चोजन वन की हर्ब चुराने के लिए उसे 300 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। हर बार जब लिनसन का हाथ किसी चीज की तरफ बढ़ता है, हमारा प्रोटैगनिस्ट पहले से वहाँ मौजूद होता है। वो बस हर उस चीज को उठाता जा रहा है जिसमें लिनन इंटरेस्ट दिखा रहा है और वो इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा और सिस्टम उसे इनाम देता जा रहा है। हेवंस चोजन वन के खजाने जबरदस्ती छीनने के लिए एक और 300 विलन पॉइंट्स। लाइनन साफ तौर पर चिढ़ा हुआ है, जबकि हमारा प्रोटैगनिस्ट कैजुअली कहता है कि फ्री वाला होना आखिर इतना बुरा भी नहीं है। लाइनन को अब लगने लगा है कि ये बच्चा थोड़ा अजीब है और सच कहूँ तो वो गलत नहीं है। लिन शेर हमारे प्रोटैगनिस्ट का ध्यान खींचने की कोशिश करती है और पूछती है कि क्या वो उसके साथ चलकर कुछ देख सकता है, पर वो बस उसे कह देता है कि वो उसका रास्ता रोक रही है और उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। वो इग्नोर किए जाने पर नखरे दिखाती है, पर हमारे प्रोटैगनिस्ट को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी वो अचानक अपनी बात बदल लेती है और कहती है कि उसका ये फियर्स एटीट्यूड ही उसे पसंद है। ग्रुप मार्केट में आगे बढ़ता रहता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट अभी भी और मौकों की तलाश में है। तभी किसी की नजर एक दुकान पर किसी इंटरेस्टिंग चीज पर पड़ती है और हमारे प्रोटैगनिस्ट के सेंसेस तुरंत हाई अलर्ट पर आ जाते हैं। अचानक लिन सनन और ये अनजान लड़की आपस में बहस करने लगते हैं कि उस चीज को पहले किसने देखा। बैकग्राउंड में असली वाली आग जल रही होती है और हमारा प्रोटैगनिस्ट बिना वक्त गवाए दुकानदार से कीमत पूछता है, जो उसे 888 स्पिरिट स्टोन्स बताता है। वो तुरंत कहता है कि वो इसे खरीदेगा क्योंकि उसे पता है कि अगर दो हेवंस चोजन वंस का ध्यान इस पर गया है तो ये जरूर कुछ कीमती होगा। लैन को यकीन नहीं होता कि वो मोल भाव तक नहीं कर रहा, पर हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि 888 स्पिरिट स्टोन्स तो मामूली बात है। सिस्टम कंफर्म करता है कि उसने हेवंस चोजन वन का मौका छीन लिया है और बदले में उसे एक लॉटरी ड्रॉ इनाम में देता है। अब हमारे लड़के को समझ आ जाता है कि ये वाकई एक खजाना है, पर जब वो उस कड़ाही को चेक करता है तो उसे समझ नहीं आता कि इसमें खास क्या है। उसे इसमें कुछ भी अलग नजर नहीं आता, जो थोड़ी चिंता की बात है। तभी वो छोटी बच्ची उसके पास आती है और पूछती है कि क्या बड़े भैया उसे वो दे सकते हैं। हमारे प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर उसका विलन सिस्टम धीमा है तो शायद इसे किसी हेवंस चोजन वन के जरिए एक्टिवेट किया जा सकता है। इसलिए वो उसे वो कड़ाही कुछ दिनों के लिए उधार देने का ऑफर
ऑफर देता है, बस शर्त ये है कि वो उसे 8 स्पिरिट स्टोन्स दे और बाकी के 880 वो खुद अपनी दरिया दिली से भर देगा। वो मासूम बच्ची तुरंत इस डील के लिए मान जाती है, लेकिन तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट शर्तें बदल देता है और कहता है असल में ये 800 स्पिरिट स्टोन्स है, एक भी कम नहीं। वो उसका पैसों वाला पाउच छीन लेता है और उसकी सारी जमा पूंजी पेमेंट के तौर पर रख लेता है और वो भोली बच्ची उल्टा उसे थैंक यू कह रही है कि आप कितने अच्छे बड़े भैया हैं। एक अनजान हेवंस चोजन वन को धोखा देने के लिए सिस्टम उसे 500 विलन पॉइंट्स देता है और हमारा लड़का मन ही मन सोचता है कितनी बेवकूफ छोटी बहन है। लिंसन कुछ और देखने के लिए आगे बढ़ता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट पहले से ही अपनी अगली चाल की प्लानिंग कर रहा है। वो लिन के कंधे पर हाथ रखता है और कैजुअली ऐलान करता है कि उसे इस दुकान की हर एक चीज चाहिए। लिंसन को अब वाकई लगने लगा है कि ये यंग मास्टर बार बार उसे ही देख रहा है और शोफ कर रहा है, पर उसे इसका लॉजिक समझ नहीं आता। हमारा प्रोटैगनिस्ट बस मुस्कुराता है, ये सोचकर कि बाल बाल बचा, वरना सब कुछ हाथ से निकल जाता। प्रोटैगनिस्ट और लाइनन अभी भी मार्केट में हैं और खजाने ढूंढ रहे हैं और हमेशा की तरह हमारे लड़के की नजरें उसी चीज पर टिकी हैं जिसे लिंसन उठाने वाला है। पर तभी लिन शेर बीच में आती है और उसे पहले झपट लेती है। वो कहती है कि इससे वो लेगी। वो प्रोटैगनिस्ट से पूछती है कि क्या उसकी शॉपिंग खत्म हो गई। शायद वो चाहती है कि वो उस पर थोड़ा ध्यान दे, पर तभी लिन अचानक नर्वस हो जाता है और कहता है कि उससे कुछ काम है। हकलाते हुए गुड बाय बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है और लिन शाइना वहीं खड़ी कंफ्यूज रह जाती है कि ये मालिक और नौकर दोनों इतने अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक हरे बालों वाली लड़की किन्हाओं के साथ चल रही है और उसे पता चलता है कि लिंसन अचानक बीमार हो गया है, इसलिए वो मार्केट नहीं आ सका। वो साथ चलने का ऑफर देती है, पर हमारा हीरो बिना सोचे समझे उसे मना कर देता है। पर वो हार नहीं मानती और कहती है कि उसे सिर्फ लिनन ही चाहिए। वो जिस तरह औरतों से दूरी बनाकर रखता है, उस पर मरते हुए वो खुशी खुशी कहती है कि वो कल फिर आएगी। चिन्हाओं के पास बस खड़े होकर इस सिचुएशन को झेलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और लिनसन, जिसने ये सब सुन लिया था, बुरी तरह शर्मिंदा है और उसके शब्दों को यकीन के साथ दोहरा रहा है। बाद में उस रात हमारे बैंगनी बालों वाले नौकर को अपनी जिंदगी पर शक होने लगता है। वो रोना रोता है कि उसका मकसद एक हाई क्वालिटी नौकर बनना था। वो जोर देकर कहता है कि उसे नौकर बनना था, न कि कुछ और। खैर, इस अरेंजमेंट को लेकर उसकी अपनी ही कुछ अलग चिंताएं हैं। अगले दिन पूरे शहर में शोर मच जाता है क्योंकि केन और लिन परिवारों की सगाई का ऑफिशियली ऐलान हो गया है। गठबंधन पक्का होने के बाद दोनों परिवार एक दूसरे को विदा करते हैं क्योंकि लिन परिवार अब जा रहा है। हमारा प्रोटैगनिस्ट हिसाब लगा रहा है कि उसके खजाने खोजने वाले टू फोल्ड टूल में से अब बस एक ही बचा है क्योंकि वो लोग जा रहे हैं। लाइनन अपनी बग्घी से सब देख रहा है, शायद इस बात से राहत महसूस कर रहा है कि वो आखिरकार इस पागलपन से दूर जा रहा है। पर रुकिए, वो हरे बालों वाली लड़की फिर आ गई और लिनसन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो जमीन में धंस जाना चाहता हो। वो लड़की पहले से ही उनकी बग्घी में बैठी है, जबकि हमारा प्रोटैगनिस्ट नीचे से बड़े इंटरेस्ट के साथ सब देख रहा है। वो लड़की शर्मा रही है, उसे लग रहा है कि यंग मास्टर उसे देख रहा है, जबकि मामला कुछ और ही है। अब किन मैंशन में चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने सिस्टम स्टैट्स चेक कर रहा है और मजे में सोच रहा है कि लिनसन के साथ घर से भाग जाना कितना अच्छा होगा। तभी उसका ध्यान जाता है कि उसके पास 1,50,000 विलन पॉइंट्स और एक लॉटरी ड्रॉ पड़ा है। देखा जाए तो कुछ दिनों की मेहनत के हिसाब से ये बुरा नहीं है। वो वाकई एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि इस बार उसे क्या मिलेगा, और सच कहूँ तो हम भी उतने ही एक्साइटेड है। और सिस्टम उसे बहुत बड़ी चीज देता है, एक गॉड लेवल बुद्धिस्ट टेक्निक जिसका नाम है हेवनली ड्रैगन्स माइट, जो डीमंस के खिलाफ डबल डैमेज देती है। पावर तुरंत उसके शरीर में दौड़ने लगती है, हर तरफ गोल्डन एनर्जी का धमाका होने लगता है। उसके ऊपर एक विशाल सुनहरा ड्रैगन प्रकट होता है और ये नजारा वाकई होश उड़ा देने वाला है। ड्रैगन पूरी ताकत से दहाड़ता है, जिससे 10 मील के दायरे में हर किसी को पता चल जाता है कि कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उस पूरी दिव्य ऊर्जा को सोख लेता है। पावर बढ़ने की वजह से उसका शरीर चमकने लगता है। जब सब खत्म होता है तो वो बुरी तरह थक कर वहाँ बैठा होता है और उसकी सांसें फूल रही होती है। वो
वो नोटिस करता है कि उसके कंधे पर एक ड्रैगन पैटर्न आ गया है, जिससे अब वो गॉड लेवल बुद्धिस्ट टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन पावर अभी भी बेकाबू होकर बढ़ रही है और हमारे लड़के की हालत खराब हो रही है। एनर्जी एक तेज सुनहरी रोशनी के साथ बाहर की तरफ फटती है। जब धूल जमती है तो हमारा प्रोटैगनिस्ट वहाँ खड़ा होता है जहाँ कभी उसका कमरा हुआ करता था। हर तरफ मलबा बिखरा पड़ा है और वो गुस्से में गाली बुदबुदाता है। उसे एहसास होता है कि उसे अब नाटक करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि ये सब जानबूझकर किया गया था। तो वो तुरंत सिस्टम से अपग्रेड करने के लिए कहता है। सिस्टम बात मान लेता है और सुनहरी पावर की एक और लहर उसके शरीर से होकर गुजरती है और वो दर्द से चिल्ला उठता है। तभी उसके पिता और खानदान के पूर्वज कमरे में भागते हुए आते हैं और घबराकर उसका नाम पुकारते हैं। एंसेस्टर उसकी समझने की खतरनाक ताकत, पावर ऑफ कम्प्रिहेंशन को देखकर दंग रह जाते हैं, जबकि उसके डैड बस अपने घर के मलबे को देख रहे हैं। सिस्टम उसे तीसरे स्टेज पर पहुंचने की बधाई देता है, जिसमें उसके 1,00,000 विलन पॉइंट्स खर्च हो जाते हैं और साथ ही ट्रांसेंशन रियल्म के दूसरे स्टेज के लिए 30,000 और। अब हमारे प्रोटैगनिस्ट के पसीने छूटने लगते हैं। 1,30,000 पॉइंट्स पल भर में गायब। वो अपनी सेविंग्स का मातम ऐसे मना रहा है जैसे उसका कोई सगा चला गया हो। बाहर से छत में हुआ बड़ा छेद साफ देखा जा सकता है। एंसेस्टर चिल्लाकर किसी को बेस्ट स्पिरिचुअल एलिक्सर्स लाने को कहते हैं। वो बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं है और लोगों पर चिल्ला रहे हैं कि जल्दी करो। अगले दिन इंपीरियल कोर्ट में अधिकारी किन फैमिली के गठबंधन को लेकर गुस्से में है और सजा की मांग कर रहे हैं, लेकिन एक सलाहकार शांति से बातचीत की सलाह देता है क्योंकि अजीब घटनाएं हो रही हैं और वो अंदरूनी लड़ाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक और अधिकारी इसका समर्थन करता है और चेतावनी देता है कि यिन्यू डायनास्टी ताकतवर हो गई है और हेवंस चोजन सन्स उनके असली दुश्मन बनकर उभरे हैं। एम्परर अपने ऑप्शंस के बारे में सोचता है। उसे पता है कि उन्हें ताकतवर परिवारों को साथ लाने की जरूरत है, लेकिन इससे किन फैमिली के दोनों चोजन वंस को बढ़ने का वक्त मिल जाएगा। वो अफसोस जताता है कि काश शाही परिवार के अपने चोजन सन्स होते तो ये सब पॉलिटिक्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इधर किन फैमिली की मीटिंग में वो शाही परिवार की चालों पर चर्चा कर रहे हैं और कोई तो जंग होने पर हाथ साफ करने को भी तैयार है। वो सिचुएशन को समझते हैं कि नए गठबंधन और यिन्यू डायनास्टी की नजर होने की वजह से शाही परिवार के लिए हमला करना बहुत महंगा पड़ेगा। एंसेस्टर समझाते हैं कि एक प्रतिष्ठित परिवार होने के नाते जब वो बहुत ताकतवर हो जाते हैं तो वो निशाना बन जाते हैं और एम्परर बस एक छोटी जंग चाहता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बाहर से सब सुन रहा है और देख रहा है कि कैसे शाही परिवार अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए एकजुट हो रहा है। वो दरवाजे से झांक रहा है और सोच रहा है कि क्या वाकई जंग होने वाली है और क्या उसे अभी भाग जाना चाहिए, लेकिन फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और भागने के विचार को मजबूती से छोड़ देता है। वो मानता है कि एक ट्रांसमाइग्रेटर के तौर पर उसने सोचा था कि वो किसी से इमोशनली नहीं जुड़ेगा क्योंकि कमजोरी आपको कमजोर बना देती है, लेकिन पिछले 8 सालों में किन फैमिली ने उसे बहुत प्यार और वफादारी दी है और वो उन्हें मरते हुए नहीं देख सकता। तभी उसे इस सारे ड्रामे का एक परफेक्ट सॉल्यूशन सूझता है। वो अंदर घुसता है और अपने एंसेस्टर और पिता से कहता है कि उसने सब कुछ सुलझाने का एक तरीका सोच लिया है, पर उसके पिता तुरंत उसे बाहर जाने को कहते हैं और एंसेस्टर उसे अपना मुंह बंद रखने की हिदायत देते हैं। एंसेस्टर हालांकि थोड़े क्यूरियस है और वो सॉल्यूशन सुनना चाहते हैं, जिससे उनके पिता काफी चिढ़ जाते हैं क्योंकि ये साफ साफ तरफदारी दिख रही है। हमारा प्रोटैगनिस्ट समझाता है कि ये सारी सिचुएशन इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि उसने और चिन्ह ने पावर बैलेंस बिगाड़ दिया है, तो अगर वो खुद को छिपा ले तो जंग की कोई वजह ही नहीं बचेगी। एंसेस्टर कहते हैं कि अगर वो छिप भी जाए तो भी शाही परिवार तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो मर नहीं जाते या अपाहिज नहीं हो जाते। हमारा प्रोटैगनिस्ट बस कॉन्फिडेंस के साथ हाँ कहता है, जैसे उसे पता था कि यही जवाब मिलेगा, और फिर वो बम फोड़ता है। वो डिक्लेयर करता है कि इसका हल म्यूटिलेशन है, यानी किन्हा की सुप्रीम बोन्स को बाहर निकाल लेना, क्योंकि वो वैसे भी दोबारा उगाएंगी। एंसेस्टर को लगता है कि ये प्लान काम कर सकता है, पर चिनफैंग के पिता इसे मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो दलील देते हैं कि हायर अभी सिर्फ 5 साल का है, इस दर्द से गुजरने के लिए वो
बहुत छोटा है। एंसेस्टर समझाते हैं कि सुप्रीम बनने के लिए सिर्फ हड्डी काफी नहीं होती, उसके लिए इच्छा शक्ति, जज्बा और सबसे बढ़कर किस्मत चाहिए होती है। उसे अपनी सुप्रीम बोन निकलवाने के दर्द को सहना होगा और छिप जाना होगा, ताकि जब वो दोबारा उगे तो वो सुप्रीम लेवल तक पहुंच सके। इसकी कवर स्टोरी परफेक्ट है। यंग मास्टर अपने भाई के तोहफों से जलता था, इसलिए उसने खुद उसकी सुप्रीम बोन निकाल ली और पकड़े जाने के डर से भाग गया। पुराने फैमिली हेड ने गुस्से में ऐलान किया कि क्विनफैंग को परिवार से निकाल दिया गया है और पूरे हंगू में उसे जान से मारने का आदेश दे दिया गया है। जहां क्विनहाउ शारीरिक दर्द झेलेगा, वहीं चिनफैंग को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के टॉर्चर सहने होंगे। एक गद्दार का ठप्पा लेकर उसे तब तक भागना होगा जब तक उसका भाई बड़ा होकर उसका नाम साफ नहीं कर देता। पिता इस क्रूरता को स्वीकार करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर इंपीरियल परिवार जंग चाहता है तो जंग ही सही। वो उन हरामजादों से नहीं डरते। वो अपने बेटे का हाथ पकड़ते हैं और वादा करते हैं कि वो उसकी और हावा की रक्षा करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। हमारा प्रोटैगनिस्ट ऐलान करता है कि वो परिवार के लिए कोई भी बदनामी सहने को तैयार है और सिस्टम तुरंत उसे एक हिपोक्रिटिकल विलन की तरह एक्ट करने के लिए एक नई इन्वेंट्री एबिलिटी इनाम में देता है। एंसेस्टर उसे चेतावनी देते हैं कि एक बार उसने ये कदम उठा लिया तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा और पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। हमारा लड़का कुछ शायराना अंदाज में जवाब देता है कि कीमती तलवारों को सान पर चढ़ाना पड़ता है और बेरंग ठंड में ही खूल खिलते हैं, पर अंदर ही अंदर वो चिल्ला रहा है कि उन्होंने उसे 8 बेशकीमती सालों तक रोक कर रखा और अब वो बस उस हड्डी को बाहर निकाल कर वो अनराइवल्ड आइज हासिल करके कुछ खूबसूरत लड़कियों को ढूंढना चाहता है। एंसेस्टर आखिरकार मान जाते हैं और चिल्लाकर अपनी मंजूरी देते हैं, पर पिता अभी भी सदमे में है कि क्या फैसला लिया गया है। वो घुटनों के बल गिर जाते हैं और एंसेस्टर से दोबारा सोचने की भीख मांगते हैं। वो जिद करते हैं कि कोई और रास्ता जरूर होगा। जब किनफैंग अपने पिता की बेप्सी देख रहा होता है तो हमारा प्रोटैगनिस्ट अंदर ही अंदर गालियां दे रहा है, क्योंकि इस विरोध की वजह से उसकी परफॉर्मेंस में रुकावट आ रही है। एंसेस्टर पिता के कंधे पर हाथ रखते हैं और समझाते हैं कि ये प्लान सबसे बुरे हालात में भी परिवार के नुकसान को सबसे कम कर देगा। पर पिता रोते हुए कहते हैं कि फंगर अभी सिर्फ 8 साल का है। कुआ फन अपने पिता को खड़ा होने में मदद करता है और कहता है कि उन्हें घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। वो अपने पिता से वादा करता है कि बच्चे पक्का सही सलामत वापस लौटेंगे और इसके साथ ही चिनफैंग मुड़कर जाने लगता है, जबकि उसके पिता बस उसका नाम पुकारते रह जाते हैं। पिता अपने बेटे को उस चमकते दरवाजे की तरफ जाते हुए देखते हैं और अपने दोनों बच्चों से मन ही मन माफी मांगते हैं। उस रात छोटा किन्हाओ अपने बिस्तर पर चैन से सो रहा है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि एक साया उसकी तरफ बढ़ रहा है। रुको, वो किन्हाओ नहीं है, वो तो एक लड़की है जो नींद से जाग रही है। बैकग्राउंड में बिजली कड़क रही है और किनफंग उसके ऊपर खड़ा है। अब मामला सीरियस होने वाला है। वो लड़की मासूमियत से मुस्कुराकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और उसे भैया बुलाती है और तभी वो हमला कर देता है, उस पर कट लगाता है और वो दर्द से चीख उठती है। वो यकीन न कर पाने वाली नजरों से उसे देखती है। उसके मुंह से खून टपक रहा है और वो कमजोरी से कहती है भैया। किनफन बेरहमी से कहता है कि वो सुप्रीम बोन ले रहा है और उसके शरीर से उसे खींच निकालता है। सिस्टम उसे चोजन वन को घायल करने और अपनी जान जोखिम में डालने के लिए बधाई देता है और पूरे 8 लाख विलन पॉइंट्स का भारी इनाम देता है। अंदर हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी आंख को छूता है क्योंकि उसके अंदर पावर दौड़ रही है। उसकी आंखें एक तेज सुपरनैचुरल लाइट से चमकने लगती है। वो अपने रिवॉर्ड को देखता है। उसके पास एक चमकता हुआ कॉल्ड्रन प्रकट होता है और वह पूछता है कि क्या यही अनराइवल्ड आइज है। वो उस कॉल्ड्रन को अपने जख्मी भाई बहन के लिए छोड़ देता है। उसे अपनी फूलिश बेबी ब्रदर कहता है, जिससे कंफर्म होता है कि ये लड़की असल में किन्हाओ है। वो खिड़की से बाहर कूद जाता है, ये सोचते हुए कि अनराइवल्ड आइज ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता है, इसलिए बोन उधार लेना कभी असली गोल था ही नहीं। उसके पीछे कॉल्ड्रन से निकली हीलिंग एनर्जी उस घायल बच्चे को घेर लेती है और उसकी हालत को स्थिर करने लगती है। बाहर तेज बारिश में यूक्यू के कमरे के पास आंगन में एक शख्स घुटनों के बल बैठा है। ये चिनफोंग है जो गिर पड़ा है और उसके हाथों पर खून लगा है। उसने अभी जो किया उसका बोझ उस पर हावी हो रहा है। अंदर पिता को माँ को जबरदस्ती रोकना पड़ रहा है, जो इस खबर से पूरी तरह टूट चुकी है। किनफैंग ऊपर उस बिल्डिंग की ओर देखता है जहाँ उसके माता पिता है।
उसके चारों ओर बारिश बरस रही है। पिता अपनी रोती हुई पत्नी को गले लगा लेते हैं। इस नामुमकिन स्थिति ने दोनों को तोड़ कर रख दिया है। अपने चेहरे पर लगे खून और बारिश के बीच किनफंग आवाज देता है कि वह जा रहा है और अपने माता पिता को अलविदा कहता है और फिर वह गायब हो जाता है तूफानी रात में छतों पर कूदते हुए। माँ पागलों की तरह आंगन में दौड़ती हुई आती है और अपने बेटे का नाम पुकारती है। उसका चेहरा दुख से तड़प रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो उसे चिल्लाकर बुला रही है। वो घुटनों के बल गिर पड़ती है और उस सूनी बारिश से भीगी रात में चीखती है। दुख इतना बढ़ जाता है कि वह बेहोश हो जाती है और पिता उसे संभालने के लिए दौड़ते हैं और उसका नाम पुकारते हैं। किन फैमिली के गेट के बाहर हमारा प्रोटैगनिस्ट एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखता है और अपनी जानी पहचानी हर चीज को अलविदा कहता है। पूर्वज की आवाज उसके पास टेलीपैथिकली पहुंचती है जो बताती है कि सूरज उगते ही पूरे होंगू में डेथ वारंट फैल जाएगा और पूछती है कि वो कहाँ जाने का प्लान कर रहा है। का फैंग सादगी से जवाब देता है कि वह न्यू डायनास्टी की ओर जा रहा है। एंसेस्टर उसे बदले में जिंदा रहने को कहते हैं और जैसे ही किनफैंग आगे बढ़ता है सिस्टम उसके हिपोक्रिटिकल विलन वाले काम के लिए उसे रिवॉर्ड देता है और उसका इन्वेंट्री स्पेस डबल कर देता है। सिस्टम ये भी पूछता है कि क्या उसे रोमांस से एलर्जी है, जो सच कहूँ तो एक जायज सवाल है, ये देखते हुए कि वो पावर पर कितना फोकस्ड है। अगली सुबह किन फैमिली के एस्टेट पर सूरज उगता है। चोटियों वाली एक खुशमिजाज नौकरानी हाथ धोने का बर्तन लिए आती है और खुशी खुशी चिल्लाती है कि सूरज मास्टर के पीछे पर चमक रहा है, लेकिन फिर वह कुछ ऐसा देखती है कि उसके हाथ से बर्तन छूट जाता है। वह गलियारों में चिल्लाती हुई भागती है कि कोई जल्दी आओ क्योंकि सेकंड यंग मास्टर पर अटैक हुआ है। घायल किन्हाओं के पास भीड़ जमा हो जाती है जो पट्टियों में लिपटा है और कोई कहता है कि हमलावर एल्डेस्ट यंग मास्टर था। नौकरों को यकीन नहीं होता। वे कहते हैं कि किनफन हमेशा से सभ्य, शरीफ और स्मार्ट था, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, लेकिन सबूत सबके सामने है और नौकर एक दूसरे को चिंता भरी नजरों से देखते हैं। पिता को अपना नाटक करना पड़ता है और वे गुस्से में चिल्लाते हैं, लेकिन इमोशनल प्रेशर इतना ज्यादा है कि वे जोर जोर से खांसने लगते हैं। उन्हें खून की उल्टी होती है और वे गिर पड़ते हैं अपने बेटे का नाम पुकारते हुए क्योंकि सब कुछ एक साथ उन पर हावी हो जाता है। नौकर उन्हें गिरने से बचाते हैं और फैमिली हेड को बुलाते हैं। कोई भीड़ को ऑफिशियल कहानी सुनाता है कि किनफैंग को अंदर ही अंदर जलन थी। उसने अपने भाई की सुप्रीम बोन चुराई और पकड़े जाने के बाद भाग गया। एंसेस्टर आगे आते हैं और ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि किनफैंग को परिवार से निकाल दिया गया है और उसे देखते ही मार देना चाहिए। एक नौकर चिंता करता है कि सुप्रीम बोन के जाने और किनफैंग के खोने के बाद अब परिवार के पास आने वाली जंग जीतने का क्या जरिया बचा है। एंसेस्टर ठंडे लहजे में कहते हैं कि ऐसा बर्ताव करने वाला कोई भी इंसान किन फैमिली का हिस्सा बनने के लायक नहीं है। इसी बीच ग्रेट शिया डायनास्टी के शाही महल में सम्राट बेहद खुश है और जश्न मना रहा है कि एक चुना हुआ योद्धा अपाहिज हो गया और दूसरा भाग गया। वो हंसता है कि स्वर्ग वाकई ग्रेट जिया एम्पायर की मदद कर रहा है और तुरंत जश्न मनाने के लिए नई कंक्यूबाइंस चुनने का ऐलान करता है। दरबारी एक साथ झुकते हैं और नारा लगाते हैं, सम्राट अमर रहे। लेकिन कहीं जंगल में हमारा प्रोटैगनिस्ट गधे पर सवार है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है क्योंकि उसने आखिरकार 1 मिलियन विलन पॉइंट्स जमा कर लिए हैं। किनफैंग तुरंत अपनी सिस्टम स्क्रीन पर एक्सचेंज बटन दबाता है। उसके चारों ओर पावर उमड़ने लगती है क्योंकि सिस्टम उसे 100% ग्रेड कंप्लीशन कार्ड पर 1 मिलियन पॉइंट्स खर्च करने के लिए बधाई देता है और देखते ही देखते उसकी 33 हेवनली फॉर्चून आर्ट 100% पूरी हो जाती है, जिससे उसका ये दुखद पलायन वाकई में सफल साबित होता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट पहले से ही अपनी नई पावर अपग्रेड को टेस्ट कर रहा है। तभी उसे दूर से कुछ सुनाई देता है जिससे उसके कान खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि उसका गधा भी उसे ऐसे देख रहा है जैसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें भी वही सुनाई दे रहा है जो मुझे? हमारा हीरो तुरंत मामले की जांच करने के लिए निकल पड़ता है और उसे क्या मिलता है? गुंडों का एक ग्रुप सड़क पर किसी को घेरे हुए है और जिस लड़की को वे परेशान कर रहे हैं वो बेहद खूबसूरत है क्योंकि जाहिर है ऐसा ही होना था। प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि पिछले 8 सालों से उसका किसी लड़की से कोई संपर्क नहीं रहा है और अचानक उसे ये बहुत जरूरी लगने लगता है। लड़की चिल्लाती है क्योंकि उनमें से एक अमीना उसके बहुत करीब आ जाता है। यही उसका मौका है, हीरो बनकर मुसीबत में फंसी लड़की को बचाने का समय। वो पेड़ से नीचे कूदता है एक ड्रामेटिक एंट्री के साथ, लेकिन रुको, कोई और वहाँ पहले ही पहुँच चुका है और गुंडे के चेहरे पर लाते मार रहा है। इस रहस्य
रहस्यमय तलवारबाज ने हमारे प्रोटैगनिस्ट का सारा लाइमलाइट चुरा लिया। वो उस सुंदरी के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और गुंडों को दिन दहाड़े युवतियों को परेशान करने पर लेक्चर देने लगता है। और वह लड़की तो अभी से इस लड़के को अपनी आंखों में चमक लिए देख रही है। क्या मजाक चल रहा है। गुंडे उन्हें धमकाने लगते हैं, ये दावा करते हुए कि वे शक्तिशाली टाइगर गैंग का हिस्सा है। तभी उनमें से एक को कुछ दिलचस्प दिखता है और वो अपने बॉस को बुलाता है। ये किनफैंग के चेहरे वाला एक वांटेड पोस्टर है जिस पर उसे पकड़ने के लिए 1,00,000 आध्यात्मिक पत्थरों का इनाम है। गुंडा ऐसे मुस्कुराता है जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो और चिल्लाता है कि वे अब अमीर बनने वाले हैं। लिन अपनी तलवार निकालकर आगे बढ़ता है और पूछता है कि वे आखिर करना क्या चाहते हैं। वो किनफैंग की ओर देखता है और पूछता है कि क्या ये उसके पुराने जान पहचान वाले हैं। हमारे नायक को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये फालतू गुंडे कौन है। तभी वे गुंडे कुछ गोलियां निगल लेते हैं और उनकी ताकत बढ़ने लगती है। लिन उन्हें बर्सर्क पिल्स के रूप में पहचान लेता है जो किसी व्यक्ति की फाइटिंग पावर को दोगुना कर सकती है। लेकिन रुको, अगर वे सिर्फ लड़की के साथ मजा करना चाहते थे तो उन्हें पावर बूस्टिंग पिल्स की क्या जरूरत। इस सवाल का ख्याल आते ही लिन कुछ बेहद भयानक दृश्यों की कल्पना करने लगता है। वह इस सोच से ही काम जाता है और ईमानदारी से कहूँ तो हम भी अब सोचने का समय नहीं है। गोलियों का असर शुरू होने से पहले ही उसे उन्हें खत्म करना होगा और तलवार के एक जोरदार वार से वो उन सबको एक साथ काट डालता है। इस आदमी की तलवारबाजी वाकई घातक है, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, और सिस्टम खुशी खुशी उसे जानकारी देता है कि सिर्फ पास होने की वजह से किनफैंग को 300 विलन पॉइंट्स मिले हैं। लिन खुद हैरान है कि वो हमला कितना शक्तिशाली था और उसे महसूस होता है कि वो और भी मजबूत हो गया है। किनफैंग आराम से चलते हुए आता है और उससे ऐसे मिलता है जैसे पुराने दोस्त टकरा गए हों। लड़की अपना परिचय जिवान के रूप में देती है और बचाने के लिए उन दोनों का शुक्रिया अदा करती है। लिन बहुत ही नेक बनने का नाटक करता है और जिवान उसकी बातों में आ रही है, जबकि किनफैंग सोच रहा है पर मेरा क्या। लेकिन एक गुंडा अभी भी जिंदा है और रेंग रहा है। वह धमकी देता है कि किनफैंग के सिर पर 1,00,000 पत्थरों का इनाम है, वे कभी नहीं बच पाएंगे। और फिर वह आसमान में एक सिग्नल भेजता है जिसमें टाइगर गैंग का सिंबल सबको चमकता हुआ दिखता है। गुंडा हंसते हुए कहता है कि उनका गैंग लीडर स्पिरिचुअल मार्शल रियल्म के तीसरे स्टेज पर है। लिन जिवान के पास खड़ा होता है और वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसकी रक्षा करेगा। किनफैंग बस उसे थम्स अप देता है और उसे गुड लक कहता है। फिर वह जिवान को पकड़ता है और वहाँ से भाग निकलता है क्योंकि वो लिन को हीरो बनने का ये मौका नहीं देना चाहता। इसी बीच क्यूवे माउंटेन के खंडहरों में कुछ लोग उस सिग्नल को देखते हैं। उनका लीडर मुस्कुराता है और कहता है कि लगता है आखिरकार उन्हें किनफैंग का सुराग मिल गया। जब कोई उन खंडहरों का जिक्र करता है जिन्हें वे खोज रहे थे तो लीडर जरा भी नहीं हिचकिचाता। वह ऐलान करता है कि खजाना तो फैंग को पकड़ने के बाद भी मिल सकता है क्योंकि वो इनाम पक्का पैसा है। अपनी टीम की ओर वापस चलते हैं जहां लिन देखता है कि किनफैंग भाग रहा है और उसे स्थिति की उलझन समझ आती है। आखिर में लिन उनके पीछे भागता है और किनफैंग को रुकने के लिए आवाज देता है। जिवान कंफ्यूज्ड है क्योंकि अभी तो वो उसे प्रोटेक्ट करने की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। वहीं लिन का मोमेंट खराब करने के लिए सिस्टम उसे 500 पॉइंट्स का रिवॉर्ड देता है। किनफैंग इस बात से बेहद खुश है कि वह सिर्फ प्रोटैगनिस्ट की लाइमलाइट चुराकर ही विलन पॉइंट्स कमा सकता है। जब लिन उन्हें पकड़ लेता है और पूछता है कि वे भाग क्यों रहे हैं जबकि शिनफैंग लड़ने के लिए काफी स्ट्रांग है, तो किनफैंग एक लंबा चौड़ा भाषण देने लगता है कि दूसरों की पावर पर भरोसा करना किसी असली मर्द की पहचान नहीं है। वह ऐलान करता है कि वह इस दुनिया में अपनी जगह सिर्फ अपनी ताकत के दम पर बनाना चाहता है। हालांकि मन ही मन वह अपने सिस्टम को चुप रहने के लिए कह रहा है क्योंकि वह साफ तौर पर उसका मजाक उड़ा रहा है। लेकिन लिन इस भाषण से काफी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि वो किनफैंग की इस सोच की तारीफ करता है। किनफैंग पूछता है कि लिन आखिर टियन सिटी वापस जाने के बजाय यहाँ बाहर क्या कर रहा है। लिन बताता है कि वह घर वापस जाने से पहले दुनिया का अनुभव लेने निकला है। जिवान भी बीच में बोलती है कि वह भी एक्सपीरियंस लेने निकली है और ये सुनकर किनफैंग की आंखें सिकुड़ जाती हैं। 10 साल तक नॉवेल्स पढ़ने के बाद उसे अच्छी तरह पता है कि जब प्रोटैगनिस्ट्स ऐसा कहते हैं तो उनका असली मतलब क्या होता है। वे दावा करते हैं कि ये खुद को बेहतर बनाने के लिए है, लेकिन असल में वे डंजियंस, खजानों या खूबसूरत लड़कियों की तलाश में होते हैं। और वे जिन भी सुंदरियों को बचाते हैं वे बिगड़ी हुई अमीर लड़कियां होती हैं जो अपना ख्याल तक नहीं रख सकती। ऐसा इसलिए है
क्योंकि प्रोटैगनिस्ट्स हमेशा इन लाचार लड़कियों को प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे वे बाद में पूरी तरह उन पर निर्भर हो जाती है। जेवन के महंगे कपड़े और उसकी मासूमियत को देखकर हमारा हीरो सोच रहा है कि शायद उसे भी इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। रात गुजारने के लिए हमारी टीम को एक अच्छी और आरामदायक गुफा मिल जाती है, जहां आग पर मांस भुना जा रहा है। लिन तुरंत सिम्प मोड में आ जाता है और एक जेंटलमैन प्रोटैगनिस्ट की तरह अपना हिस्सा जेवन को ऑफर करता है। वो मुस्कुराते हुए इसे ले लेती है और सच में ऐसा करते हुए वो बहुत प्यारी लगती है। लेकिन किनफैंग तुरंत उसे छेड़ना शुरू कर देता है कि अगर वो उसका खाना खा रही है तो बाद में उसे उसका ख्याल रखना होगा। बेचारी लड़की का तो खाना ही गले में अटक जाता है। वो गार्ड ड्यूटी बांटने का सुझाव देता है, जिसमें लिन रात का दूसरा पहर संभालेगा। बाहर पहरा देते समय चिनफैंग को याद आता है कि उस सुप्रीम बोन को निकालने के बाद से उसके पास अभी भी एक अनयूज्ड लॉटरी ड्रॉ बचा है, तो जाहिर है वो चिकन खाते हुए पहिया घुमाने का फैसला करता है। आखिर क्यों नहीं? और सिस्टम अनाउंस करता है कि उसने एक गॉड लेवल स्टीलिंग टेक्निक जीती है, जिसका नाम है नॉन एग्जिस्टेंट स्पेस स्नैच, जो सुनने में ही काफी संदिग्ध लगती है। ये पावर चमकते हुए स्पेशल पोर्टल्स की तरह दिखती है, जो कहीं से भी कुछ भी खींच सकते हैं। का फैंग तुरंत एक पत्थर को हवा से खींचकर इसे टेस्ट करता है और उसका चेहरा क्रिसमस पर किसी बच्चे की तरह खिल उठता है। उसे एहसास होता है कि ये नॉवेल्स के क्लेयरवॉयंस जैसा है, जो कपड़ों के आर पार भी देख सकता है, और वह इसे कीमती खजाना घोषित कर देता है। फिर वो गुफा की ओर वापस देखता है जहाँ जीवान सो रही है, और उसके चेहरे पर अब तक का सबसे संदिग्ध एक्सप्रेशन है। वह जो छोटी सी हंसी हंसता है वो साफ तौर पर रेड फ्लैग। सच में कोई तो इस आदमी को रोको। वह गुफा के मुहाने पर वापस जाता है और सोते हुए जीवान पर अपनी नई पावर का इस्तेमाल करता है, और अचानक उसके हाथ में उसका अंडरगारमेंट आ जाता है, जिसे देखकर वो खुद हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसका प्लान ये तो बिल्कुल नहीं था। जीवान की आंख खुलती है और उसे तुरंत एहसास होता है कि उसके कपड़ों के अंदर से कुछ बहुत जरूरी गायब है। वो खुद को ढकती है और बेहद शर्मिंदा और गुस्से में होकर जानना चाहती है कि क्या हुआ। वो हिसाब लगाने लगती है। गुफा में सिर्फ 3 लोग हैं। चिनफोंग बाहर पहरे पर है, तो सिर्फ एक ही शक की सुई बचती है, जो उसके बगल में ही सो रहा था। तो वो तुरंत लिन का पीछा करने लगती है और उसे वापस देने की मांग करती है, जबकि लिन पूरी तरह हैरान परेशान दिख रहा है। किनफैंग बड़े आराम से अंदर आता है और पूछता है कि क्या हुआ और भाई लिन ने आखिर उससे क्या छीन लिया है। जीवान बस गुस्से में लिन की ओर इशारा करती है, जबकि बेचारा लिन वहाँ बैठा है और उसके सिर के ऊपर सवालिया निशान तैर रहे हैं, और सिस्टम तुरंत प्रोटैगनिस्ट को खसाने और देवी के मन में उसके लिए नफरत पैदा करने के लिए 500 विलन पॉइंट्स का रिवॉर्ड देता है। तो यून पूरी तरह भड़कते हुए वहाँ से चली जाती है, जबकि हमारा लड़का बस वहाँ खड़ा है और उसे अच्छी तरह पता है कि उसने क्या किया है। लिन किनफैंग से पूछता है कि लेडी एक्साइड ब्लूएन को क्या हुआ है, और हमारा प्रोटैगनिस्ट बस कंधे उचका देता है, जैसे उसे कुछ पता ही न हो। लेकिन तभी गुफा के बाहर से एक चीख गूंजती है, जिसे सुनकर वे दोनों सन्न रह जाते हैं। लिन तुरंत अपनी तलवार पकड़ता है और चिल्लाते हुए बाहर भागता है कि कुछ बुरा हुआ है। हंग फैंग सोच रहा है, रुको, क्या प्रोटैगनिस्ट ने अपनी फेवरेबिलिटी बढ़ाने के लिए हीरो लड़की को बचाता है वाला सीन सेट किया है? नफरत झेलने के बाद वो फैसला करता है, छुप कर रहने की बात भूल जाओ, अब अपने पत्ते दिखाने और ये मौका अपने नाम करने का समय आ गया है। वो लिन को पीछे छोड़ते हुए अविश्वसनीय स्पीड से आगे बढ़ता है, जिससे प्रोटैगनिस्ट हैरान रह जाता है कि ये किस तरह की मूवमेंट टेक्निक थी। जहाँ से चीख आई थी उस ओर ऊर्जा की एक किरण, बीम ऑफ एनर्जी, तेजी से बढ़ती है। वो वहाँ पहुंचकर देखता है कि जीवान एक विशाल सेबरटूथ टाइगर जानवर के सामने है और तुरंत ऐलान करता है कि वो उसे बचाने आया है। वो झपटकर उसे बिना किसी हिचकिचाहट के पकड़ लेता है, और जिस तरह से वह अभी उसे देख रही है वो फीलिंग ही कुछ और है। वो उसे जानवर से बचाते हुए प्रिंसेस स्टाइल में उठाता है, और जीवान को इस इंतजाम से बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है। उसके चेहरे का क्लोजअप सब कुछ कह देता है। यंग मास्टर किन के लिए वह निश्चित रूप से कुछ अलग महसूस कर रही है। एक बार सुरक्षित उतरने के बाद वो उसे नुकसान से बचाने के लिए सही समय पर आने के लिए शुक्रिया अदा करती है। लेकिन टाइगर जानवर अभी खत्म नहीं हुआ है। वह पेड़ों को चीरता हुआ बाहर आता है, अभी भी लड़ने के मूड में। जीवान चिल्लाती है कि वह ध्यान रखे, क्योंकि वो उसे हमले से बचाने के लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। लेकिन अंदर ही अंदर किम थोंग घबरा रहा है, क्योंकि उस आपाधापी में उसने निश्चित रूप से कहीं ऐसी जगह छू लिया है जहां उसे नहीं छूना चाहिए था।
था। उसे राहत मिलती है कि शायद उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी अजीब सा तनाव साफ महसूस हो रहा है। लिन वहां पहुंचकर उन्हें चेतावनी देता है कि ये 9वें स्टेज का ट्रांसेंशन रिल्म जानवर है और इसे हराने के लिए उन्हें मिलकर काम करना होगा। लेकिन शिनफोंग पहले से ही चाले चल रहा है, सोच रहा है कि अगर वो प्रोटैगनिस्ट की देवी को काफी इम्प्रेस कर दे तो शायद वो पूरी तरह उसकी तरफ आ जाए। वो अब तक की सबसे घमंडी मुस्कान के साथ पूछता है कि क्या उन्हें वाकई इतने कमजोर जानवर के लिए टीम बनाने की जरूरत है। वो जिवान को वही रहने के लिए कहता है, जबकि वो सेबरटूथ टाइगर को संभालता है और वह सचमुच उसके लिए चिंतित दिखती है। और फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के उस जानवर पर टूट पड़ता है। लिन चिल्लाता है कि वह बेवकूफी न करे और वे मिलकर ही जीत सकते हैं। किन्फॉर्म वापस चिल्लाता है कि वह सच में बहुत पकाऊ है और अपनी तलवार निकालता है जिससे ऊर्जा की चिंगारियां निकल रही हैं। वो हर वार में उमड़ती हुई पावर के साथ अपनी तलवार चलाता है और अपनी हेवन स्लेइंग स्वॉर्ड टेक्निक का पूरा जलवा दिखाता है। तलवार सीधे टाइगर जानवर को चीर देती है, जिससे खून बहने लगता है और वह दर्द से दहाड़ता है। लेकिन हार मानने के बजाय जानवर की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं, क्योंकि वो पलटवार की तैयारी करता है। जिवान चिल्लाती है कि यंग मास्टर किन ध्यान रखें, क्योंकि जानवर उसकी ओर झपटता है। लिन मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन किनफैंग अंदर ही अंदर भड़क रहा है कि ये आदमी अभी भी उसकी लाइमलाइट चुराना चाहता है। इसलिए किन्फॉर्म अपनी हथेलियों के बीच ऊर्जा इकट्ठी करना शुरू करता है, हेवनली ड्रैगन टेक्निक को पुकारता है और उसके हमले से एक विशाल सुनहरा ड्रैगन विनाशकारी शक्ति के साथ निकलता है। ड्रैगन सीधे टाइगर जानवर से टकराता है और टक्कर इतनी जोरदार होती है कि पूरा जंगल हिल जाता है। एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और हर तरफ धुआं फैल जाता है, जबकि किन्फंग उस तबाही को देखता रहता है। टाइगर गिर जाता है और सिस्टम प्रोटैगनिस्ट को अपनी देवी के सामने दिखावा करने से रोकने के लिए 500 पॉइंट्स का रिवॉर्ड देता है। लिन वही पूरी तरह अवाक खड़ा है। उसने जो अभी देखा उसके लिए शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। जिवान दौड़कर आती है और तारीफों के पुल बांधती है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, और चिनफोंग कूल बनने का नाटक करता है, कहता है कि ये बस एक मामूली सी स्किल थी। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी टांगे कांप रही हैं और वह सोच रहा है कि उस चाल ने उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ऊर्जा सोख ली है। अचानक पेड़ों की कतार से तालियों की आवाज आती है और सब मुड़कर देखते हैं। एक अजनबी बाहर आता है, यंग मास्टर किन के प्रभावशाली स्किल्स की तारीफ करते हुए, एक ऐसी मुस्कान के साथ जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती। पता चलता है कि ये टाइगर गैंग का लीडर है जिसने उन्हें ढूंढ लिया है और वो अपने सारे मरे हुए साथियों के लिए सफाई मांग रहा है। लेकिन किन्फॉर्म तुरंत लिन की ओर इशारा करता है और उसे अपने बड़े भाई के रूप में इंट्रोड्यूस कराता है, ये कहते हुए कि उन्हें पहले उससे निपटना होगा। फिर वो जिवान को पकड़ता है और ऐलान करता है कि वह आराम करने जा रहा है, जबकि इन बेकार के लोगों को वो अपने बड़े भाई के भरोसे छोड़ रहा है। लिन बस मुस्कुरा देता है। उसे अच्छी तरह पता है कि क्या खेल खेला जा रहा है और सिस्टम प्रोटैगनिस्ट के खिलाफ सफल साजिश रचने के लिए 2000 विलन पॉइंट्स देता है। टाइगर गैंग का लीडर बिना समय बर्बाद किए शिकार को बांट देता है, अपने आदमियों को किन्फन के पीछे भेजता है, जबकि वो खुद लिन को संभालता है। और अब लिन का सामना 3rd स्टेज स्पिरिचुअल मार्शल रियल्म के कल्टिवेटर से है, जो कि टैंक की लड़ाई में चाकू लेकर आने जैसा है। गैंग लीडर अपने हथियार घुमाते हुए लिन पर झपटता है। उसे पूरी उम्मीद है कि वह एक ही वार में इसे खत्म कर देगा। उनके हथियार इतनी जोर से टकराते हैं कि पूरा जंगल रोशनी से भर जाता है। लेकिन लिन हार नहीं मानता। वो वार रोकता है और अपने आसपास के गैंग के कई मेंबर्स को पहले ही ढेर कर चुका है। इसी बीच किनफैंग जिवान को घसीटते हुए जंगल के बीच से ले जा रहा है, जबकि वो लिन जैसे बंदे के लिए फिक्र करने की हिम्मत कर रही है। हनफैंग उसे यकीन दिलाता है कि लिन स्वर्ग का चुना हुआ योद्धा है, जिसके पास एक पावरफुल प्रोटैगनिस्ट हेलो, और वो वहाँ खड़ी होकर बस सोच रही है, क्या हेलो। लेकिन इससे पहले कि वो उसकी मानसिक हालत पर और सवाल उठाए, पीछे से एक जहरीला तीर उसे लग जाता है। जिवान बुरी तरह गिर पड़ती है और किनफैंग का सावधानी से बनाया गया एस्केप प्लान अब काफी उलझ चुका है। जिस गैंग मेंबर ने तीर मारा था वो अभी से जश्न मना रहा है कि उसने एक आसान शिकार कर लिया। लेकिन किनफैंग
किनफंग इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और उस गैंग मेंबर ने अपनी मौत के वारंट पर खुद साइन कर दिए हैं। एक ही प्रहार उस आदमी को पेड़ से इतनी जोर से टकरा देता है कि पेड़ की छाल तक चटक जाती है। किनफैंग वापस जिवान को चेक करने दौड़ता है और हमारा लड़का इस वक्त प्रोटैगनिस्ट की औरत के लिए सच में चिंतित है। वो मन ही मन खुद को कोस रहा है कि उसने पहले दिखावा करने में अपनी सारी एनर्जी फूंक दी, लेकिन सिस्टम समय रहते सिर्फ 1000 विलन पॉइंट्स में एक रिकवरी पिल ऑफर करता है। 1000 पॉइंट सस्ते लगते हैं, इसलिए वो तुरंत डील पक्की कर लेता है, लेकिन उसे पता चलता है कि इससे उसकी ताकत सिर्फ 10% वापस आती है। जाहिर है ये कुत्ता सिस्टम ऐसा ही कुछ करेगा। अब वो अपनी जान बचाने के लिए 9 बार और एक्सचेंज बटन दबाता है। ताकत वापस आने के बाद वो जवान के घावों को भरने के लिए ऊर्जा देना शुरू करता है, लेकिन रुको, वो सिस्टम पर सवाल उठा रहा है क्योंकि चोट उसकी पीठ पर है, पर हीलिंग टेक्निक के लिए इलाज सीने की तरफ से करना जरूरी है और ये पक्का संदिग्ध है। तमाम बाधाओं और अजीब मेडिकल लॉजिक के बावजूद ये तरीका काम करता हुआ दिखता है। हुनंग यकीन न करते हुए अपने हाथों को देखता है क्योंकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, पर वह कोई शिकायत भी नहीं कर रहा। बाद में किनफैंग जंगल की घाटी में घूमते हुए सोचता है कि क्या लिन वहाँ से बचकर निकलने में कामयाब रहा होगा। तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है जो किसी वॉर जोन जैसा है, जहाँ हर तरफ पेड़ तबाह हो चुके हैं। वह सोचता है कि ये सब प्रोटैगनिस्ट वाली बकवास है, रियल्म के फर को ऐसे पार कर लेना जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। तभी उसे पास से कदमों की आहट सुनाई देती है और आवाज से लग रहा है कि काफी लोग इस तरफ आ रहे हैं। वह सही समय पर छिप जाता है और उसे लिन के बारे में कुछ बहुत दिलचस्प जानकारी मिलती है कि वो गैंग लीडर को घायल करने के बाद कुछ खंडहरों की ओर गया है। तो जाहिर है किनफैंग फैसला करता है कि सबसे सही काम होगा उनके सामने सीधे टपकना। गैंग के सदस्य उसे तुरंत पहचान लेते हैं और धमकियां देने लगते हैं, जो सच में काफी मासूमियत भरा है, ये देखते हुए कि अब क्या होने वाला है। हमारा लड़का बस मुस्कुराहट के साथ अपनी पहचान कंफर्म करता है और मजे से पूछता है कि ये खंडहर आखिर है कहाँ। वे इतने एक्साइटेड हैं कि उसने खुद को उनके हवाले कर दिया कि वे तुरंत उसे घेरने की कोशिश करते हैं, जो उनकी पहली और आखिरी गलती थी। किंग फोंग उन्हें पलक झपकने का समय भी नहीं देता और एक विनाशकारी एनर्जी स्लैश छोड़ता है और बस एक ही झटके में पूरा ग्रुप साफ हो जाता है। वो मजे से कहता है कि उन्हें जिंदा रहने के उस मौके की कद्र करनी चाहिए थी जो उसने उन्हें दिया था। वो उस तबाही के बीच ऐसे खड़ा है जैसे ये कोई आम बात हो। वो उनमें से एक के पास से मैप उठाता है और उसे पता चलता है कि लिन कुक्सवे माउंटेन रूइंस नाम की किसी जगह गया है। अब उसे जिज्ञासा हो रही है कि क्यों, लेकिन वो फैसला करता है कि ये फ्यूचर किनफैंग की समस्या है और मैप को बाद के लिए जेब में रख लेता है। किनफोंग वापस जिवान को चेक करने जाता है और देखता है कि वो अभी भी शांति से सो रही है और उसे रति भर भी अंदाजा नहीं है कि अभी क्या क्या हुआ है। उसे आराम करता देख किनफैंग को लगता है कि उस सुप्रीम बोन को खुद में इंटीग्रेट करने का यही सही समय है जिसे वो साथ लिए घूम रहा है। वो हिसाब लगाता है कि क्योंकि वो एक ही माँ के सगे भाई है तो थियोरेटिकली वो सुप्रीम बोन उसे रिजेक्ट नहीं करेगी। और फिर वो अपनी तलवार उठाता है और उसके चेहरे के लुक से लग रहा है कि वो कुछ बहुत ही बेवकूफी भरा काम करने वाला है। और हाँ, वही हुआ। हमारे लड़के ने खुद के सीने में तलवार घोंप ली ताकि उस बोन के लिए जगह बना सके, क्योंकि शायद ये चीजें ऐसे ही काम करती हैं। वो तुरंत गिर पड़ता है क्योंकि जाहिर सी बात है खुद को चाकू मारना बहुत दर्द देता है, लेकिन वो दर्द को झेल रहा है ये सोचकर कि बस एक बार वो सुप्रीम बोन अंदर चली जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो बोन अंदर जाती है उसकी पूरी बॉडी एनर्जी से चमकने लगती है और वो दर्द के मारे बुरी तरह चिल्लाने लगता है क्योंकि वो उसके साथ मर्ज हो रही है। वो खून की उल्टियां करने लगता है क्योंकि उसकी बॉडी इस ट्रांसफॉर्मेशन को झेल नहीं पा रही है। आखिर में वो पूरी तरह गिर जाता है, ये सोचते हुए कि भाई ये सच में उतना ही दर्द देता है जितना दिखता है। जिवान की आंख खुलती है और वो देखती है कि किनफन उसके ऊपर गिरा हुआ है और वो इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो तुरंत उसे बेशर्म बोलने लगती है क्योंकि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही गलत दिख रहा है। वो उसे लाते तक मार रही है और इल्जाम लगा रही है कि वो सोने का नाटक कर रहा है, जो कि सच कहूँ तो उसके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए सही भी है। लेकिन तभी उसकी नजर खून पर पड़ती है और उसका एटीट्यूड पूरी तरह बदल जाता है। वो उसे किसी सेफ जगह ले जाती है
और चेक करती है कि उसकी सांसें चल रही हैं या नहीं। वो अब सच में परेशान है। तभी उसे उसके अंदर बह रही स्पिरिचुअल एनर्जी में कुछ अजीब लगता है और ये पक्का उसके मून गॉड पैलेस की टेक्निक से मैच नहीं कर रही। वो अब कड़ियां जोड़ने लगती है। उसे याद आता है कि कैसे वो जहर से मर रही थी पर अचानक पूरी तरह ठीक होकर जागी। उसे एहसास होता है कि जब वो बेहोश थी तब यंग मास्टर किन ने ही उसकी जान बचाई होगी, लेकिन अब उसकी स्पिरिचुअल पावर बेकाबू हो रही है और उसे तुरंत दबाना होगा वरना हालत बहुत खराब हो जाएगी। जिवान फैसला कर लेती है और कहती है कि उसने उस पर एहसान किया है तो वो उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती जब सिर्फ वही उसकी मदद कर सकती है। तो वो उसे गले लगा लेती है और अपनी खुद की एनर्जी का इस्तेमाल करके उसकी कंडीशन को स्टेबलाइज करने लगती है। और सच कहूँ तो ये सीन काफी प्यारा है। उनके चारों तरफ पिंक स्पिरिचुअल एनर्जी घूमने लगती है और आखिर में उसकी पावर शांत हो जाती है। हंगफैंग को होश आता है और उसे तुरंत पता चल जाता है कि सुप्रीम बोन का मर्ज सक्सेसफुल रहा। उसकी स्ट्रेंथ फिर से बढ़ गई है, लेकिन जिवान उसे शर्माते हुए देख रही है और कहती है कि उसकी आंखें कुछ अलग लग रही है। किनफैंग कंफ्यूज है और पूछता है कि उसकी आंखों को क्या हुआ, क्योंकि उसे तो सब नॉर्मल लग रहा है। तभी उसकी नजर पास से उड़ती हुई कुछ मधुमक्खियों पर पड़ती है और उसे महसूस होता है कि उसके देखने का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। उसका हाथ इंस्टिंक्ट के साथ तेजी से आगे बढ़ता है एक मधुमक्खी को पकड़ने के लिए। वो सच में उसे बड़ी आसानी से पकड़ लेता है और जिवान ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसका हाथ कितनी तेजी से चला। पर चिन फन के लिए तो वो मधुमक्खी बहुत धीरे चल रही थी। वो सोच रहा है कि इसमें इम्प्रेस होने वाली क्या बात है और तभी उसे बात समझ आती है। सुप्रीम बोन ने सिर्फ उसकी बॉडी को ही ताकतवर नहीं बनाया बल्कि उसके अनराइवल डबल प्यूपल्स को भी एक नए लेवल पर अपग्रेड कर दिया है। तो अपने अपग्रेडेड डबल प्यूपल्स को डिस्कवर करने के बाद किनफंग को एक जबरदस्त आइडिया आता है और वो जिवान से कहता है कि वो उसे जितनी जोर से हो सके थप्पड़ मारे। और जिवान उसे ऐसे देख रही है जैसे कि वो पूरी तरह पागल हो गया है, जो कि जायज भी है। पर हमारा लड़का इस बात को लेकर बहुत एक्साइटेड है और उसे जल्दी मारने के लिए भीख मांग रहा है। वो पहले से ही माफी मांग रही है, ये सोचकर कि शायद ये कोई टेस्ट है जिसमें वो फेल होने वाली है। तो वो थप्पड़ मारने के लिए बढ़ती है अपनी तरफ से एक नॉर्मल स्पीड में। पर किनफोंग को अपनी अपग्रेडेड आंखों से ऐसा लग रहा है जैसे कोई शहद के अंदर धीरे धीरे हिल रहा हो और वो बिना किसी मेहनत के उसकी कलाई पकड़ लेता है। और अब वो बस वहाँ खड़ा होकर इस बात को समझ रहा है कि उसकी परसेप्शन की ताकत अब सच में तगड़ी हो चुकी है। इस बीच जिवान घबराकर पूछ रही है कि क्या उसने कुछ गलत कर दिया। जो कुछ भी हुआ उससे बेखबर हमारा लड़का अपनी साइंस एक्सपेरिमेंट वाली बातों से सीधा फ्लर्टिंग पर उतर आता है और उसके हाथों की तारीफ करते हुए मजे से पूछता है कि अब उन्हें आगे कहाँ घूमने चलना चाहिए। वो एक सीक्रेट खजाने वाली जगह का जिक्र करता है और वो तुरंत तैयार हो जाती है, क्योंकि और वो कर भी क्या सकती है। याद है वो मैप जो उसने उन टाइगर गैंग के मेंबर्स से छीना था जिन्हें उसने निपटाया था। लगता है अब उसे इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है और सही वक्त पर सिस्टम एक विलन मिशन ट्रिगर करता है जिसमें चोजन वन का खजाना चुराना है और इनाम में एक गोल्ड चेस्ट मिलना है। तभी किनफंग को समझ आता है कि लिंसन वापस टाइनिन सिटी क्यों नहीं गया। वो पूरे वक्त यही खजाना ढूंढ रहा था। सिवान उस रहस्यमयी पोर्टल में झांकती है और पूछती है कि क्या यंग मास्टर लिन सच में उसके अंदर है। कुनफैंग उसे भरोसा दिलाता है कि टाइगर गैंग की जानकारी पक्की है और दोनों अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो दूसरी तरफ निकलते हैं और किनफैंग को तुरंत एहसास होता है कि ये कोई खास जगह है। वहाँ लगा साइन बोर्ड इस बात को कंफर्म कर देता है। ये वही लेजेंडरी माउंटेन बाउंड्री है जिसका जिक्र पुरानी किताबों में मिलता है। जिवान लिन को ढूंढने को लेकर कंफ्यूज है, पर चिनफंग तो पहले ही ऐसे कपड़े उतार रहा है जैसे किसी स्पा में आया हो। हमारा लड़का वहाँ बिना शर्ट के खड़े होकर समझाता है कि किन फैमिली के रिकॉर्ड्स में यहाँ एक स्पिरिचुअल पूल होने की बात लिखी है जो कल्टिवेटर्स को ब्रेक थ्रू करने में मदद कर सकता है। वो बताता है कि इस पूल में एक ड्रैगन वेन है जिसमें भरपूर स्पिरिचुअल एनर्जी है और अगर एक मर्द और औरत साथ में कल्टिवेट करे तो वक्त धीमा हो जाता है, यानी एक दिन 1 साल के बराबर होता है। वो सोच रहा है कि पहले हेवनली ड्रैगन टेक्निक इस्तेमाल करने से उसकी फाउंडेशन को नुकसान पहुंचा था, जबकि सुप्रीम बोन अभी मर्ज ही हो रही थी। इसलिए लिन और उसकी गैंग का सामना करने से
पहले उसे रिकवर करना होगा। और तभी उसे एक बात समझ आती है। इससे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स 8 साल के लिए कहाँ गायब हो गए थे। वो पूरे वक्त यहीं अपना रिश्ता मजबूत कर रहे थे। फ्लैशबैक में छोटा किन्फर्म कमरे में 18 स्टाइल्स नाम की एक किताब पढ़ रहा होता है और अचानक इस फैमिली के बारे में सब कुछ समझ आने लगता है। वो सोच ही रहा होता है कि वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। तभी जिवान वहाँ पहुँचती है और पूछती है कि आखिर सही वक्त कब है, और फिर उसे पीछे से उसका पूरा व्यू दिखता है और वो एकदम जम जाती है। वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि शायद पूरे खंडहर में सबको पता चल जाए। हंग अचानक हुए इस शोर से चौंक कर पीछे मुड़ता है और बिना सोचे समझे उसे चिल्लाते हुए ही पकड़ लेता है। वो उसे गोद में उठाता है और सीधा पानी की तरफ छलांग लगा देता है, क्योंकि जाहिरा तौर पर उसके पास यही एक हल था। वो दोनों स्पिरिचुअल पूल में एक साथ गिरते हैं और हर तरफ पानी उड़ता है। एक पल के लिए वो दोनों उस चमकते हुए पानी के अंदर होते हैं। सिवान खांसते हुए बाहर निकलती है। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके हैं। वो तुरंत चिल्लाने लगती है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, पर चिनफंग उसे चुप रहने को कहता है, वरना वो पूरी टाइगर गैंग को यहाँ बुला लेगी। उसे एहसास होता है कि उसने उसे बचाने के लिए पानी में धक्का दिया था, और जब वो पूछती है तो वो बस इतना कहता है कि भला वो और क्यों ऐसा करेगा। उसका एटीट्यूड अब पूरी तरह बदल जाता है और वो उसके करीब आकर पूछती है कि उसे कहाँ चोट लगी है ताकि वो दवाई लगा सके। फैंग कहता है कि दवाई की जरूरत नहीं है, पर अगर वो सच में मदद करना चाहती है तो वो अपने कपड़े उतार कर उसके साथ इस पूल में बैठ सकती है। ये सुनते ही जिवान का दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ जाता है और वो हकलाते हुए कपड़े उतारने की बात पूछती है। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे कि क्या उसका मतलब सच में साथ में पूल में बैठने से है। क्यूफेंग एकदम परफेक्ट लॉजिक के साथ समझाता है कि अगर वो कपड़े पहने रहेगी तो उसकी बॉडी स्पिरिचुअल पावर को अब्सॉर्ब कैसे करेगी, और अगर वो साथ में नहीं बैठेंगे तो वक्त धीमा कैसे होगा। और जिवान खुद को मना लेती है कि बात तो सही है, ऊपर से किनफैन अभी सिर्फ 8 साल का बच्चा है तो उसे इन सब चीजों के बारे में क्या ही पता होगा। वो मुस्कुराती है और मान जाती है कि अगर ये कल्टीवेशन के लिए है तो उन्हें पक्का साथ में ही बैठना चाहिए। सिस्टम तुरंत पिंग करता है और उसे एक शरीफ खानदान की लड़की को बेवकूफ बनाने के लिए बधाई देता है, जिससे उसे 300 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। किम फोंग एक मुस्कुराहट के साथ मुड़ता है और कहता है कि उसने उसे धोखा नहीं दिया, फिर तुरंत मान लेता है हाँ असल में उसने पक्का उसे उल्लू बनाया है। वो दोनों साथ में कल्टीवेट करने के लिए अपनी पोजीशन ले लेते हैं। भाप ने बड़ी चालाकी से सब कुछ ढक लिया है और सच में ये सीन किसी बड़े रोमांस आर्क वाली फीलिंग दे रहा है, क्योंकि उनकी डुअल कल्टीवेशन शुरू हो चुकी है। गाइस, हाइप दिस वीडियो फॉर नेक्स्ट पार्ट।